राजस्थान में तो बहुत अच्छा सेलिब्रेशन होता है यूपीएससी का। आपके नहीं होता उधर यूपी में? होता है हुआ था, बट यहाँ तो कुछ अलग ही होता है। किसी के लिए आप बुक वगैरह पढ़ते थे? नहीं। अच्छा, तो ये बास्केटबॉल में कहाँ से इंटरेस्ट डेवलप हुआ? और मैं स्कूल में थोड़ा ऐसी थी कि तो पढ़ाई तो करनी है घर जाके, लेकिन स्कूल में पूरा मस्ती करनी है। क्या मेंटेलिटी थी जब पता चल गया ये नहीं हो रहा है? पूरा 1 साल प्रॉपर ब्रेक लिया था, क्योंकि मैं लगातार अटेम्प्ट्स दे रही थी। वो मेरी बहुत बड़ी गलती थी। एग्जाम देके फील आ जाता होगा ना कि शायद सिलेक्शन तो हो जाएगा। आता भी है ना कॉन्फिडेंस, तो भी डर पहले बैठ जाता है कि क्या पता। आपके माइंड में आता था प्लान बी के बारे में? एक जॉब सिक्योरिटी बहुत जरूरी हो गई थी। लगता था कि ये मिलेगा ना तो चलो, फिर उसके बाद यूपीएससी चलता रहेगा साइड बाय साइड। अगर नहीं हो रहा तो बहुत सारे डाउट आने लगते हैं। तब तो बहुत खराब मेंटल स्टेट थी। मतलब आपने एक्सपेक्ट की थी इतनी रैंक? एक्सपेक्ट क्या, मतलब चलता है ना माइंड में, तो चलता है अच्छी रैंक आए। सबसे पहले किसको सुनाई ये न्यूज? सबसे पहले पापा को ही कॉल किया, फिर वो तो पूरे आई थिंक 2-3 घंटे तो रोते रहे। मम्मी गई थी पूरी ट्रेन में। सोशल मीडिया फॉलो करते हो कंटेंट क्रिएशन? नहीं, ऐसे किसी कंटेंट आप नाम बताओ तो शायद कर। नहीं, ऐसे क्या देखते हो आप सोशल मीडिया पे? मेरे पास तो रील्स में ना अभी डांस और यूपीएससी का ही कंटेंट आ रहा है पूरा, लबासना और वो सब। समझ में आ गया कि इनको क्या चाहिए कि क्या चाहिए। और इधर उधर वैसे सर्च भी करते हैं ना, गूगल हिस्ट्री भी एक्चुअली कैच कर लेते हैं। तो आपने सर्च किया होगा लबासना या कुछ यूपीएससी डाल दो ना, उससे ही आ जाता। तब से वो पूरा भर गया। इंटरव्यू टाइम से सिर्फ लबासना दिखा रहा है वो मुझे, या डांस दिखा देता है। ऐसे डांस में कोई पर्टिकुलर हो? नहीं, बस ऐसे ही कोरियोग्राफी। आपको कोई पसंद है क्या पर्टिकुलर जोनर? नहीं, बस बॉलीवुड सही है। ऐसे कई लोगों का फिक्स होता है, क्लासिकल है, किसी का हिप हॉप है। मैं तो ऐसे जानता भी नहीं हूँ ज्यादा किसमें। आप तो नहीं करते हो? नहीं, दूर दूर तक। मेरा बारात वाला डांस है हमारा तो जिसमें कुछ भी। राजस्थान में तो बहुत अच्छा सेलिब्रेशन होता है यूपीएससी का। मैं 2 लोगों को देख लिया मेरे इंस्टा पे। दोनों राजस्थान से हैं, नाम भी नहीं याद है। एक शायद रोहित है और एक तो वो क्या नाम है उसका, रविंदर कोशिंदर नाम है एक का। अरे राजस्थान में तो भाई मतलब घोड़ी पे बैठाया है, डीजे आई है, सीएम का भी नहीं करेंगे, इतना तगड़ा करते हैं। आपके नहीं होता उधर यूपी में? होता है हुआ था, बट यहाँ तो कुछ अलग ही होता है। 5th अटेम्प्ट था ना? तो 5th अटेम्प्ट था ऑब्वियसली, तो रिजल्ट देखते टाइम डर लग रहा था? एक्चुअली क्या था ना, टेलीग्राम्स पे ग्रुप बन जाते हैं। ओके। तो ना उसमें इन्फॉर्मेशन आने लगती है कि रिजल्ट टू बी डिक्लेयर्ड सून और आ जाएगा। तो 15th को भी ऐसा था कि हाँ रिजल्ट आने वाला है। फिर ना 16th को तो हो गया 99.9% कि आज तो आ रहा है। तो हम तो 10 बजे से पहुंच गए थे, 9 बजे लाइब्रेरी गए, 9 बजे बैठे हुए थे सबकी अच्छा आ रहा है, चेक कर रहे थे। 1 बजे के अराउंड तक थोड़ा फ्रस्ट्रेट हो गए। हमने कहा ठीक है, तो मैं तो नैप लिया था 10 मिनट का। मैंने नैप 10 मिनट इसने लिया, फिर मैं जग रही थी, चेक कर रही थी, फिर मैंने लिया ना। उसके बाद जब फोन खोला तो उसमें लिख के आ गया, पीडीएफ आ गई ना, तो डर लगा। फिर हम भाग के गए बाहर। गार्ड हमारे यहाँ कह रहे हैं पंच इन पंच आउट का सिस्टम है। गार्ड हमें रोक रहे, कह रहे कि मैम पंच इन पंच आउट वो कर दो। हमने कहा भैया अभी रोक दो, अभी बाद में आएंगे बताएंगे। सवाल है। फिर गए, फिर पीछे लाइब्रेरी के पीछे स्टेयर्स है, उधर बैठे। फिर मैंने कहा रोल नंबर बताओ। इसने कहा, मैं ना एक एक करके बता रही, 0, 8 ऐसे। कह रहे भाई एक साथ बता दे प्लीज। फिर उसको बताया, फिर इसने चेक किया। ऐसे तो नाम देखा तो क्या उस टाइम क्या सीन था? मैं तो नम पड़ गई थी। मेरे लिए तो वो था, क्योंकि ना मेंटली हमेशा जब नहीं होता है ना, तो मेंटली मैं तो प्रिपेयर्ड थी कि यार मतलब वो चीज का भी चलता रहता है। हाँ। तो हो गया ना, तो उसका समझ नहीं आ रहा तब करूं क्या। चलो मैंने लाइब्रेरी में बताया नहीं था किसी को कि मैं दे रही हूँ ये वाला अटेम्प्ट, तो वो और शॉकिंग था। किसी को हमने नहीं बताया, ये अटेम्प्ट स्पेशली नहीं बताया था कि दिया है। मैंने सबको ये बोला था 24 में ना दूंगी, ऐसा बोलती थी। देखूंगी बाद में देखूंगी। फिर जब हो गया ना तो बहुत शॉकिंग था, सबके लिए शॉकिंग हो गया कि यार ये लड़की तो मतलब ये तो इसने कहा था दिया ही नहीं, इसका कैसे रिजल्ट में नाम आ गया। एक फ्रेंड को बुला रहे थे मिलने के लिए, वो तो मानने को रेडी नहीं हुआ। उसको 10 मिनट कन्विंस किया कि भाई मैं ही हुआ। मतलब आपने एक्सपेक्ट की थी इतनी रैंक? एक्सपेक्ट क्या, मतलब चलता है ना माइंड में, तो चलता है अच्छी रैंक आए। हाँ, एक्सपेक्टेड तो था ही। फिर ऐसे एग्जाम देके फील आ जाता होगा ना कि शायद सिलेक्शन तो हो जाएगा। नहीं, मुझे ये तो नहीं इतना वो फेलियर वो देखा होता है ना, तो फिर वो डाउट आता भी है ना कॉन्फिडेंस, तो भी डर पहले बैठ जाता है कि क्या पता। अच्छा, तो सबसे पहले जैसे आप पता चला आप 2 दोस्त थे, तो आप सबसे पहले किसको सुनाई ये न्यूज? सबसे पहले पापा को ही कॉल किया था। वो बॉम्बे जा रहे थे शादी में, तो उधर वीडियो कॉल किया मैंने। तो शायद उनको भी आइडिया लग ही गया होगा क्योंकि कॉल कर रही है, तो किया। और फिर वो तो पूरे आई थिंक 2-3 घंटे तो रोते रहे। मम्मी गई थी पूरी ट्रेन में, और इतना वो तो डर गई कि तबीयत ना खराब हो जाए। एक तो ट्रेन में जा रहे हैं, अब उनको हो रहा था हमारी जर्नी जल्दी खत्म हो। वो 1 बजे रात में कहीं उनको बॉम्बे पहुंचना था, उनको हो रहा था जल्दी से बॉम्बे आए कहीं पे तो निकले, सेलिब्रेट करें। बहुत वो था। मम्मी भी रोई, पापा भी रोए।
भाई मेरा छोटा है, अभी 12th दे रहा था, बोर्ड्स हुए थे इसके, तो वो भी ऐसा था, वो तो घर पे अकेला था, तो क्या हुआ उसके लिए बहुत वो हो गया कि हर कोई बधाई देने आ रहा है घर पे और वो अकेला वहाँ बैठा है। उसने क्या किया, मिठाई का डिब्बा खरीद के ले आया, तो वो आंटियां बताई थी बगल की कि यशो का एक वो हो गया था कि वो लेके पहले ही पहुंच जाता था बाहर, मिठाई दे के बोलता था मम्मी पापा अभी घर पे नहीं है। मैं एक्चुअली एक पोस्ट देख रहा था सिलेक्शन वाली, जिसमें 2 ही लोग ज्यादा मेंशन थे, एक कोई दोस्त थी और पापा थी। तो पापा का तो ऑब्वियसली आपने बताया भी और समझ में आता है, बट एक दोस्त थी, उसकी क्या स्टोरी है? तब यही है कि बहुत क्लोज फ्रेंड, लाइब्रेरी में 2 साल से ऐसे साथ में, तो बहुत हेल्प मिली, सपोर्ट मिला, इमोशनली बहुत सपोर्ट था, क्योंकि मैं तो बहुत ऑलमोस्ट मैंने गिव अप कर दिया था ये अटेम्प्ट से पहले। तो फिर वो पूरा प्रॉपरली दोबारा से वो करना, मोटिवेट करना, फिर मैंने ऑप्शनल भी चेंज किया और सारे तीनों स्टेप्स पे, प्री मेंस इंटरव्यू पे, मतलब मेरे को मेंटली जो एक वो चाहिए था ना, वो सपोर्ट इधर से मिला था फ्रेंड से, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट था। तो हम वापस से पूरा बचपन से स्टार्ट करते हैं कि आपका बचपन कैसा रहा, कहाँ स्कूलिंग रही बचपन में, और जो भी 12th तक का आपकी जर्नी रही है, जैसे भी एक्सपीरियंसेस रहे हैं वो थोड़ा आप शॉर्ट में बता सके। तो बचपन तो मेरा गोंडा में ही बीता है, पापा के उधर गांव, पहले तो गांव में रही थी मैं 6-7 महीने, फिर उसके बाद शहर में शिफ्ट हुए, वो भी मम्मी ने बहुत जबरदस्ती लड़ाई वगैरह करके शिफ्ट किया, क्योंकि स्कूलिंग यहाँ पे करानी थी, स्कूल था कि अच्छे स्कूल में पढ़ाना है। तो स्कूलिंग भी मैं क्या हुआ कि जिस एरिया में रहती थी, तो वहाँ के ना बच्चे, एक ही स्कूल है वहाँ पे, पहले बहुत अच्छा होता था फातिमा स्कूल, तो वहाँ के बच्चों से मैंने सीखा था कि एक ही स्कूल है फातिमा, वहाँ जाना है। तो और उसका भी सीन क्या, पापा को दोस्तों ने कहीं से सुना होगा, दूसरे स्कूल में डालने वाले थे, तो मेरे जो दोस्त थे ना मेरे से बहुत बड़े होते थे, मैं ना टीचर बनती थी और वो स्टूडेंट बनते थे। तो जब एडमिशन का टाइम आया ना, तो पापा ने कहा इसमें डालना है, तो मुझे याद है मैं बहुत रोई थी उस दिन, बहुत रोई थी, क्योंकि इसकी थोड़ी फीस भी ज्यादा थी। तो मैंने कहा मुझे तो इसी स्कूल में जाना है, तो पापा ने कहा जो होगा ना बेटी को वहीं कराऊंगा। तो मैं बहुत लकी फील करती हूँ कि उस स्कूल के कारण ना थोड़ा पर्सनालिटी में डेवलपमेंट, वो सारी चीज़ें वहाँ से आई थी, तो स्कूलिंग वहाँ पे हुई थी। और मैं स्कूल में थोड़ा ऐसी थी कि तो पढ़ाई तो करनी है घर जाके, लेकिन स्कूल में पूरा मस्ती करनी है, तो मैं थोड़ा बैक बेंच पे बैठना और बच्चों के साथ, दोस्तों के साथ ऐसे मस्ती करना, वो वाला चलता था। इनफैक्ट 2-3 टीचर्स तो मेरे ऐसे थे, उनको मुझसे बहुत गुस्सा आता था, हर दिन पनिशमेंट मिली है मुझे। 9th में उनसे मिली, एक टीचर स्पेशली 9th, 10th, 11th, 12th 4 साल पनिशमेंट दी। 10th के बाद होता है ना आप सब्जेक्ट चेंज करते हो, कॉमर्स लोगे साइंस, तो मैंने लिया था कॉमर्स, लिया ऑप किया। तो मुझे याद है उन सर ने मुझसे पहले ही दिन जब देखा ना उन्होंने क्लास में कि ये लड़की आई है तो उन्होंने ना मेरे को खड़ा करके सबके सामने कहा कि 10th में इकोनॉमिक्स के जितने चैप्टर्स थे सबके नाम बताओ। तो अब नहीं याद रहता, 3-4 बताए। फिर उसके बाद ना हर दिन मुझे पनिशमेंट मिलती थी, हर दिन का हो गया था। फिर जब मेरे 11th में हाईएस्ट आ गए थे, तब वही सर कहते कि ये देखा ये लड़की कितनी मेहनत करती है, ये कितना वो करती है, ऐसे करती है, बहुत पनिशमेंट मिली थी। 12th में भी एक मेरे सर थे मैथ्स के, तो उन्होंने क्या किया, हम ना मेरे पास कैप्टन था, मैं अपने हाउस की कैप्टन थी, तो हम जाते थे सिलेक्शन के लिए, बंक करते थे क्लासेस, सिलेक्शन के लिए चले जाते थे, नहीं मन करा तो चले गए कहीं। तो सिलेक्ट करके जब आते, तो एक दिन सर ने कहा कि 3 बच्चे गायब थे, वही सारे बैच होल्डर्स की कहाँ पे हैं। तो सर ने भेजा किसी को बुलाने के लिए, अब बुला के हमको लेके आए, तो सर कहते हैं कि काम दिखाओ अपना, सब होमवर्क देते हैं ना, तो 2 का नहीं कंप्लीट था, मेरा कंप्लीट था। सर शॉक्ड हो गए। तो मेरा भाई अभी है 12th अभी किया, तो कहते हैं सर ऑलमोस्ट हर महीने वो स्टोरी अभी भी बताते हैं कि वो लड़की ऐसी थी कि जिसका घर क्लास में ना होके काम कंप्लीट रहता था, लेकिन मैंने स्कूल टॉप किया था तो मैं बच गई थी। अच्छा, 10th में टॉप नहीं किया था? 10th में मेरे 9.8 CGPA आए थे। उस साल CGPA वाला सिस्टम था ना, तो उस टाइम पे 7 लोगों के मुझे याद है 10 आए थे। तो मेरा पहला रिजल्ट था जिसमें मैं बहुत रोई थी कि मेरे 10 क्यों नहीं आए। और मेरा कोई इंसिडेंस ऐसा हुआ कि अवार्ड देना था 10 CGPA वालों को, तो मैम ने मुझे स्टेज पे बोला कि आप फादर को अवार्ड देना और फादर बच्चों को देंगे। तो मेरे ना दिल पे पत्थर रख के मैंने वो किया था वहां पे। अच्छा, तो कॉलेज में इनके अलावा, जो भी पढ़ाई के अलावा, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में किस में ज्यादा इन्वॉल्व रहते थे? बास्केटबॉल ही था मेरे लिए तो एक्स्ट्रा करिकुलर। आई थिंक मैंने 70-80% टाइम कॉलेज में बास्केटबॉल पे दिया है, 20% बाकी पढ़ाई पे, जो एंड मोमेंट पे होता है ना एग्जाम टाइम में पढ़ाई और घूमने फिरने में, मेरा ऐसे गया है पूरा कॉलेज। स्कूल में तो दोनों पे था, पढ़ाई तो थी। पहले स्कूल में क्या हुआ था, मेरे स्कूल में बास्केटबॉल कोर्ट था, प्रॉपर सिखाते नहीं थे, बट मेरा क्या होता था कि मुझे बास्केटबॉल से थोड़ा था लगाव, तो मैं क्या करती थी कि शूटिंग मुझे पसंद थी, क्योंकि और इतने लोग, बहुत धूप होती थी ना, बच्चे खेलना पसंद नहीं करते थे, तो मैं शूटिंग करती रहती थी ऐसे। तो जब मेरा कॉलेज में भी, मैं 1 हफ्ता लेट आई थी ओरिएंटेशन के बाद, तो मैंने अपने कोच सर से कहा कि सर मेरे को भी बास्केटबॉल में ज्वाइन करना है टीम में। सर ने कहा टीम तो फुल हो गई, अब नहीं ज्वाइन कर सकते। तो फिर मैं 2-3 दिन और जाती थी ऐसे कि सर मेरे को भी ऐसे ले लो। तो सर ने मुझसे क्या कहा कि अच्छा ठीक है शूटिंग करके दिखाओ। तो लकीली क्या था, मैं स्कूल में शूटिंग ही करती थी बास्केटबॉल का, तो उन्होंने मुझे 3 पॉइंटर दिए, 0 डिग्री, इधर इधर हर एंगल से, और मेरे सारे शूट चले गए।
तो उन्होंने मुझे रख लिया था, उन्होंने कहा आ जाओ आप टीम में। अच्छा, तो ये बास्केटबॉल में कहाँ से इंटरेस्ट डेवलप हुआ? अपने आप ही, पता नहीं कहाँ से, बस मुझे पसंद था वो गेम, मतलब मजा आता था। तो स्कूल में जब टाइम होता था, बच्चे क्या करते थे, 5-6 लड़कियां होती थी वो खेलती थी और 5-6 लड़कों का कभी कभी ग्रुप, तो गर्ल्स बॉयज ऐसे टीम मिक्सअप करके, तो बहुत मजा आता था। इनफैक्ट वीक में 2 पीटी पीरियड होते थे, वो हम वेट कर रहे होते थे कि पीटी पीरियड आए और खेलने जाएंगे। और जिस दिन कोई टीचर वो पीरियड ले लेता था ना, तो हमारा दिन पूरा खराब हो जाता था। स्कूल टाइम में तो यही होता है कि खेलने का वो ढूंढ रहे होते थे पीरियड, और कोई और ले लेते तो बहुत बुरा था। अच्छा, तो उसके बाद आप 12th के बाद कॉलेज में डीयू से किया ना आपने? हाँ, मैंने डीयू से किया। तो उसके बारे में आप थोड़ा बताओ कि डीयू की लाइफ कैसी रही है यहाँ, जब आप अपने होम टाउन से जब यहाँ आते हो। दिल्ली में पहली बार आए होगा आई गेस? नहीं, मैं नानी का घर है। अच्छा, ओके। तो हर समर वेकेशन में यहीं आती थी। अच्छा, तो हाँ, मतलब जो भी है, कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका? मेरा तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, क्योंकि दिल्ली में आके ना, अब गोंडा एक बहुत छोटा शहर हो जाता है। दिल्ली में आके आपको बड़ा शहर मिलता है, आपके लिए एक्सपीरियंसेस अलग हो जाएंगे। मेरे लिए जब मैं मेट्रो में पहली बार दोस्तों के साथ गई, ब्लू लाइन, रेड लाइन, येलो लाइन, मुझे ऐसा होता था यार लोगों को मेट्रो लाइन भी याद रहती है, कितने कितने वो हैं, हाईटेक है यहाँ के लोग। फिर उसके बाद 2-3 दिन में मुझे भी थोड़ा प्रो हो गई मैं भी कि हाँ ठीक है। फिर उसके बाद कॉलेज में ऐसे जाना, कॉलेज के लेक्चर्स अटेंड करना, फिर उसके बाद लेक्चर्स स्किप करना, फिर बंक करना, ऐसे घूमना। वहाँ का एटमॉस्फेयर बहुत ओपन है। एक तो मेरा गर्ल्स कॉलेज था, तो क्या होता था ना, हमारे लिए वो एक होम था, होम अवे फ्रॉम होम वाली फीलिंग थी। आप कैसे भी कपड़े पहन के आओ, कुछ करो, कोई जज नहीं कर रहा, बहुत ओपन सोसाइटीज, टीचर्स इतने फ्रैंक, तो सब कुछ देख के लगा था कि काफी डिफरेंस है। और पर्सनालिटी डेफिनेटली वहाँ पे बहुत इंप्रूव हो जाती है। डीयू में आके ना आपका पर्सपेक्टिव चेंज होता है, आप नए नए लोगों से मिलते हो, हर तरीके के लोग आते हैं वहाँ पे। तो ऐसा लगता है हाँ ठीक है, कॉलेज में आप ओपन एनवायरनमेंट में आते हो। एक सर ने 12th में बोला था कि अभी आप पिंजरे में बंद हो, अभी तो आपके पास टीचर्स का है थोड़ा सपोर्ट, फिर आप जाओगे ना कॉलेज में तो एक आपको ओपन एनवायरनमेंट मिलेगा। तो ऐसा फीलिंग आया था डीयू में आके। तो अच्छा, कौन सा कॉलेज था? मेरा कमला नेहरू कॉलेज था। सिर्फ गर्ल्स कॉलेज है? ऑल गर्ल्स। तो आपके कोई ड्रेस कोड फिक्स नहीं होता है? नहीं, कुछ नहीं, आप कुछ पहन के आ जाओ, कुछ भी कुछ भी, मतलब लिटरली कुछ भी पहन के आ जाओ। हम लोगों के भी कोई ड्रेस कोड नहीं होता था, और हम लोगों के तो क्या है कि वहीं पे सब इन कैंपस ही रहते हैं बच्चे। अच्छा। तो ऐसे 9 बजे क्लास है तो 8:50 पे 8:55 जग रहे हैं, और शॉर्ट्स, टी शर्ट, चप्पल पहन रखी है, और उन्हीं में एक्चुअली आ रहे हैं। हम लोगों के तो बहुत ज्यादा चिल होते थे, और इनफैक्ट प्रोफेसर भी हमारे तो ऐसे ही होते थे कि नॉर्मल कुछ भी पहन के आ रहे हैं। मेरे यहाँ भी ऐसे ही थे, बहुत स्टाइलिश भी थे, बहुत सिंपल भी थे, हर तरीके के। तो देख के लगता था यार सही है, डीयू है। अच्छा, तो डीयू की कोई और स्पेसिफिक मेमोरीज जो आपको बहुत फ्रेशली ध्यान है कि? डीयू में फेस्ट का जो कल्चर है ना, वो भी एक अलग मेमोरी है। लाइक मार्च और अप्रैल का सीजन होता है ना, फेस्ट सीजन होता है, तो आप अपने कॉलेज से, आपके पास आईडी कार्ड होता है, आप हर जगह घुसने की कोशिश करते हो हर फेस्ट में, और वो कल्चर भी बहुत बहुत अच्छा है। स्पोर्ट्स का तो कल्चर है ही, जैसे इंटर कॉलेज मैचेस होते थे उसमें जाना, फिर अलग मजा आता है कि आप जब जीत रहे हो तो अलग एक्साइटमेंट है, हार रहे हो तो और दुख हो रहा है। तो वो सारी चीजें, बहुत बहुत अच्छा एटमॉस्फेयर। अच्छा, स्पोर्ट्स से क्या सीखा आपने? मतलब क्या आपकी पर्सनैलिटी में स्पोर्ट्स ने क्या ऐड किया? मेरे को थोड़ा मतलब वही है कि जब आप हारते हो ना, तो आपको एक वो देता है कि आप मेंटली अपने आप को कैसे स्टेबल रखो। आपके अंदर कॉन्फिडेंस जनरेट होता है कि अच्छा कब से दोबारा कैसे प्रैक्टिस करो, एक डिसिप्लिन आता है। क्योंकि 3 साल थे, आई थिंक 6 बजे 6:30 पहुंचना होता था ऑन कोर्ट, तो मैं 4:30 अपने घर से निकल जाती थी, सुबह 4:30-5 के बीच में, जल्दी जल्दी। फिर वैसे तो एक डिसिप्लिन आ गया था कि टाइम पे तो पहुंचना ही पहुंचना है हर हाल में। टीम स्पिरिट आता है, आप जब दूसरों के साथ होते हो ना, हार रहे हो तो दुख में, जीत में, तो वो सारी चीजें मतलब मेमोरीज होती हैं, आप एंजॉय कर रहे होते हैं कोर्ट में प्रैक्टिस। और फिर वो जिस कंपटीशन होता है, इंटरनल कंपटीशन, फिर दूसरा आपकी टीम को कोई बोल दे तो वहां का कंपटीशन अलग। तो बहुत ये सारी चीजें सीखी थी स्पोर्ट्स में रह के। अच्छा, कॉलेज में आपके डीयू में पॉलिटिक्स वगैरह में इन्वॉल्व थे आप? हमारा कॉलेज में पॉलिटिक्स अच्छा, था ही नहीं, बहुत मिनिमल, बस नॉर्मल इलेक्शंस हो जाते थे, वो भी अनअपोज्ड, मोस्टली कैंडिडेट्स अनअपोज्ड भी इलेक्ट हुए मेरे कॉलेज में। तो सही है, और क्या चाहिए फिर कैंडिडेट। तो अभी तो वैसे भी जनरल इलेक्शन में भी कई जगह हो रहा है, पहली बार ऐसा इवेंट देखने को मिल रहा है। जो डीयू का पूरा ओवरऑल एक्सपीरियंस था आपका, कि तो उसने आपकी जो डीयू वाला जो फेज है, उसने आपकी लाइफ में क्या क्या ऐड किया? मेरी लाइफ में ऐसा ऐड किया, मैं जब आई थी ना थोड़ा और शाय थी, मतलब स्कूल से निकल के ना एक वो छोटे शहर वाला थोड़ा सा तो रह ही जाता है। तो मुझे याद है फर्स्ट ईयर में बहुत डरी रहती थी, और 3rd ईयर तक आते आते वो चेंजेस आए। मेरे दोस्तों ने भी यही लिखा था, मतलब उन्होंने, मुझे डांस थोड़ा पसंद था, तो मैं ऐसे बंद कमरे में डांस कर लेना, ये सब। मेरे जो यहाँ दोस्त थे ना, मुझे बड़ा मोटिवेट करते, अरे तो क्या नाच ले ऐसे करके। तो वहां
वहाँ से यहाँ तक के डिफरेंसेस ऐसे आए थे कि कॉलेज का आई थिंक फर्स्ट डे में मैं बहुत शांत, किसी से नहीं बात करना, जाते जाते हर किसी से दोस्ती हो गई थी, सबके साथ मेमोरीज हो गई। और फिर कहाँ मैं कुछ नहीं करती थी, जाते जाते फेयरवेल पे डांस की भी परफॉर्मेंस दी, बास्केटबॉल भी खेला। तो मतलब वो एक टीम स्पिरिट और दोस्तों के साथ घुलना मिलना। खाने की चीजें नहीं पता थी, वो मैंने यहाँ के सीखी। लाइक व्हाइट सॉस पास्ता पहली बार खाया था दिल्ली में आके। कहाँ पे खाया था? मैंने खाया था बिग येलो डोर है ना, सत्य निकेतन, BYD। तो वहां गए, तो वहां खाया, तो पता नहीं था व्हाइट सॉस पास्ता भी कुछ होता है। तो जब खाया ना पहली बार मुंह में, मैंने कहा यार ये बड़ी अच्छी चीज है। फिर पता चला अच्छा इसको अल्फ्रेडो बोलते हैं, ऐसा होता है। रेड सॉस को अरेबियाता और ये सारी चीजें धीरे धीरे सीखी। खाने का बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस मुझे दिल्ली जाके पता चला। वैसे DU वाले एरिया में 1-2 जगह फेमस है, वहाँ लोग बहुत एक तो अपना नॉर्थ कैंपस ही है, ठीक है, हडसन लेन, साउथ में सत्य निकेतन जाते हैं, और जो बच्चे होते हैं वो CP में घूम लेते हैं थोड़ा। जो मतलब आपकी कॉलेज टाइम में गए तो आपका जो UPSC वाला ऑब्वियसली एक पहले से भी होगा कि पहले से करना है, बट उस टाइम पे ऐसा होता है कि बाकी जो आसपास के सराउंडिंग होती है, कोई जॉब कर रहा होता है, मतलब सब अलग अलग फील्ड में जा रहे होते हैं। तो उस टाइम भी आपको ऐसा लगा कि यार और कुछ करना है, पहले से ही फिक्स था कि नहीं UPSC ही करना है? एक बार जब मतलब बचपन से वही 6-7 से तो था UPSC तो करना ही है एट द एंड। तो जब कॉलेज में आई थी एक बार तो मन था कि MBA भी कर लूं, कॉमर्स किया है, एक बार कैट वगैरह देखे। फिर हुआ कि अब मेहनत करनी है तो UPSC में ही कर लेते हैं मेहनत इतनी, फिर इसलिए फिर वो छोड़ दिया था। मतलब फिर सोचा कि नहीं, सीधा UPSC ही देख लेते हैं। अच्छा, तो UPSC का जो थॉट है वो कैसे आपके माइंड में प्लांट हुआ? थोड़ा मतलब स्कूल से भी इन्फ्लुएंस था। जब चीफ गेस्ट वगैरह आते हैं तो मोस्टली हमारा चेयर ऐसा है तो DM वगैरह ही आ जाते हैं मोस्टली। फिर उसके बाद पापा का एक वो रहता सपना था कि हाँ ठीक है बेटी को वो देखना है, IAS बनाना है वाला। तो वो सारी चीजें मिलके मन में आ गया था कि अब करना तो है UPSC। तो वो थॉट प्रोसेस था। तो बेसिकली जहाँ आपका होम टाउन है या सराउंडिंग है उसमें जो भी कल्चर है या जो भी कैरियर के ऑप्शंस हैं अच्छे वाले, आई थिंक वहां से है। हाँ। तो उसके बाद आप मुखर्जी नगर रहे या करोल बाग, कहाँ पे रहे? मैं तो नानी का घर था तो मैं यहीं पे अलग रही थी थोड़ा। फिर मतलब लेकिन मैं गई भी नहीं थी। आई थिंक मैं फर्स्ट ईयर में गोंडा में प्रॉपर अकेले रह के पढ़ाई की थी, 8 महीना कमरे में बंद होके। फिर वो मेरे लिए आई थिंक मेरी सबसे बड़ी मिस्टेक थी, क्योंकि शायद अपना अपना तरीका होता है पढ़ने का। मैंने किसी और का कॉपी करने का सोचा तो मेरे लिए काम नहीं किया। तो सेकेंड अटेम्प्ट में फिर मैं दिल्ली आई। फिर उसके बाद में थर्ड अटेम्प्ट में मैंने लाइब्रेरी ज्वाइन की थी। फिर उस टाइम पे ना जब लोगों से मिली तो पता चला कि अच्छा चीजें, मुझे मुखर्जी नगर ही पता था सिर्फ पहले कि वही है, मैं बुक्स भी वहीं से लेके आई थी अपनी पढ़ने की। फिर लाइब्रेरी में मुझे ORN पता चला कि ORN का मतलब ओल्ड राजेंद्र नगर होता है, तो वहां पे लोग एस्पिरेंट्स जाते हैं। तो फिर वहां पे मैं इधर गई थी ORN वाला साइड। पहले मुखर्जी नगर गए? पहले मैं बुक्स लेने वहीं गई थी मुखर्जी नगर। ORN मुझे पता ही नहीं था कि अच्छा ये भी कोई जगह है दिल्ली में जहाँ पे मतलब आप जा सकते हो बुक्स वगैरह लेने। मतलब कोचिंग नहीं की आपने कोई भी? नहीं। ऑप्शनल की और उसकी दोनों? नहीं। आपको लगता है कोचिंग इम्पोर्टेंट है? कितनी इम्पोर्टेंट है? मतलब कोचिंग आई थिंक अब तो ऐसा हो गया यूट्यूब पे बहुत सारे मटेरियल्स मिल जाते हैं, फिर भी अगर इंसान को समझ नहीं आए तो ले लेनी चाहिए गाइडेंस। पर मेरे हिसाब से ना 1-2 बार पहले खुद से रीडिंग कर लो तो मुझे लगता है कोचिंग में ज्यादा समझ में आएगा कि वो क्या बता रहे हैं, नया नहीं लगेगा सब कुछ। तो वहाँ पे कोचिंग इंपॉर्टेंट है, बट इतना भी नहीं है आई थिंक। मतलब लोगों का निकल जाता है बिना कोचिंग के भी। तो अगर आपके पास है पैसे हैं तो आप डेफिनेटली ले लो, नहीं है तो फिर तो भी पॉसिबल है, क्योंकि हम तो ऐसे ही निकल के आए। इसीलिए पूछ रहा था कि क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो शायद कोचिंग अफोर्ड ना कर पाए या फिर नहीं चाहते हैं कि शायद घर वालों के पैसे इतने हम खर्च कराएं, तो उन लोगों के लिए कोई मैसेज देना हो कि यार कोई दिक्कत नहीं है, उसके बिना भी हो सकता है। वही, क्योंकि मेरा खुद भी यही था कि इतने पैसे और फिर घर वालों के कहाँ से लगो इतने पैसे। आई थिंक 2.5 लाख तो कुछ लग ही जाते हैं। तो यही है कि अब तो रिसोर्सेज सबको पता है, ऑनलाइन मिल ही जाता है, PDF भी मिल जाता है पढ़ने का है तो चीजें हो जाती हैं खुद ब खुद। आई थिंक कोचिंग मेरे हिसाब से अब नहीं है इंपॉर्टेंट। वही है कि यूट्यूब पे है ही कॉन्टेंट अवेलेबल है। बहुत जरूरत है तो शायद आप ऑप्शनल अगर आप चेंज करो, बहुत अलग पैटर्न है तो ले लो, वरना आई थिंक हो जाता है खुद की मेहनत से। कोचिंग आपने कहीं से गाइडेंस वगैरह ली थी? नहीं, गाइडेंस नहीं थी मेरे पास। तो अगर जब गाइडेंस हम नहीं लेते, क्योंकि जो लोग गाइडेंस लेते हैं या कोचिंग के थ्रू पता चल जाता है कि आपको किन रिसोर्सेज से पढ़ना है। हाँ। है ना? आपके पास गाइडेंस नहीं है तो फिर तो खुला है मैदान। हाँ। तो आपने वो कैसे डिसाइड किया और कौन कौन से रिसोर्सेज से पढ़ा? तो स्टार्टिंग में ना वही खुला मैदान था ना, तो मन करता था सब कुछ पढ़ लूं, क्योंकि लगता था सारी नॉलेज होनी जरूरी है। तो फिर रिसोर्सेज लिमिटेड की जब एक्सपीरियंस मिला ना तो लगा नहीं, रिसोर्सेज लिमिटेड रखने हैं। स्टैंडर्ड बुक्स ही ली मैंने, वही किया, उसी को मल्टीपल टाइम्स रिविजन किया और फिर वही प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को
बहुत अच्छे से एनालाइज किया कि हाँ कैसे सॉल्व करें, क्या है पैटर्न, क्या है एग्जाम का, कितने क्वेश्चंस करने पे आप अंदर हो रहे हो, सेलेक्ट हो रहे हो। तो वो सारी चीजें थी जिन्होंने हेल्प की, मतलब सिर्फ रिसोर्सेज लिमिट किए, फिर उनको सॉल्व किया। बहुत नई चीजें बहुत ज्यादा नहीं पढ़ी, एंड मोमेंट पे अपने आप को बहुत वो रखा कि नहीं भटकना नहीं है बिल्कुल भी। मन करता है कि कुछ पढ़ लो, सबको देख के भी मन करता है कि ये भी कर रहे हैं, ये भी कर रहे हैं। तो वही चीजें अपने आप को मेंटली बहुत वो रखा है स्ट्रिक्ट इस टाइम पे कि नहीं जब जो जितना है उतने में ही करना है पढ़ाई। जब पहली बार एग्जाम दिया था उस टाइम का ध्यान है कि क्या चल रहा था माइंड में, क्या मेंटली याद था मुझे? मतलब आई थिंक मतलब अगर मैं घर पे एक बार बोल देती ना कि अटेम्प्ट नहीं देना तो मान जाते। पता नहीं क्यों मेरे अंदर वो डर बैठ गया था कि देना है, वरना कहेंगे कि 8 महीने हो गए, तैयारी है, मतलब कैसे नहीं पढ़ाई की। तो वो गलती कर दी थी मैंने। मुझे खुद पता था कि यार अभी तैयार तो नहीं है, वो घर का अंदर से प्रेशर अपने आप ही ले लिया कि घर वाले क्या बोलेंगे, तो दे दिया था। तो मैं गई थी, मैं बहुत नर्वस थी, बहुत ज्यादा। मुझे याद है मतलब पहली बार वो एक तो यूपीएससी एक ड्रीम होता है, तो उसमें जब गई मैं एग्जाम हॉल में, मुझे तो अभी भी याद है, मेरा सेंटर भी ये गोल मार्केट साइड सीपी में था। तो मैं गई, फिर उसके बाद मेरा एंड मोमेंट तक हो रहा था निकल जाऊं, लेकिन निकली नहीं वहां से। फिर गई, एंट्री ली, फिर मैंने एग्जाम पे मार्क कर रही थी, 10-15 मिनट बचे थे, वो मेरे आधे क्वेश्चंस ही हुए थे शायद। तो वो तो समझ में आ गया था कि हाँ ये तो गया है अटेम्प्ट, लेकिन वही होता है मन में चलता है कुछ मिरेकल हो जाए यार, ऐसे ही निकल जाए, क्या पता तुक्के भी सही हो जाए, बट नहीं होता वैसे। तो उसके बाद एक तो एग्जाम में ही पता चल जाता है और एक आप एक्चुअली आके वापस क्रॉस चेक करते हो तो पता चल जाता है कि नहीं हो रहा है। तो उसके बाद क्या मेंटेलिटी थी कि जब पता चल गया कि नहीं हो रहा है, तो उसके बाद क्या उस पॉइंट पे क्या फील हो रहा था? उस पॉइंट पे तो वो एक पहली बार फेलियर एक्सपीरियंस करते हैं ना लाइफ में, क्योंकि मेरे लिए तो चलो अच्छे स्कोर्स आ रहे थे, वैसा चिल करके पढ़ाई की, अच्छे स्कोर्स आ गए, स्कूल भी टॉप कर लिया। फिर यहाँ पहली बार फेलियर था, तो वो प्रोसेस कर पाना बहुत टफ था। आई थिंक 1 साल तो वो उसी मेंटल स्टेट में था कि ये क्या हो गया लाइफ में, जो कि पता भी था कि हाँ यार अभी नहीं किया है, उस लेवल पे अभी जो चाहिए वो नहीं दिया है, तो नहीं होगा। तो लेकिन वो टाइम बहुत लगा था मुझे शायद अपने आप को मेंटली दोबारा इस फेज में लाने के लिए कि अभी पढ़ना है। तो तब वो तो फिर भी वो बहुत लंबी जर्नी हो गई, सोचा नहीं था इतना लंबा वो सफर जाएगा। तो वो बहुत टफ होता है स्टार्टिंग में अपने आप को मेंटली वहाँ पे प्रोसेस करना कि ठीक है फेलियर था वो मेरे लिए, तो उसको एक्सेप्ट करना और दोबारा आना, वो था बहुत इंपॉर्टेंट। अच्छा, तो आपने जो दूसरा अटेम्प्ट दिया, टाइम क्या चल रहा था माइंड में? मतलब आई थिंक लोग मानेंगे या नहीं मानेंगे, मेरा तो मैं बहुत गुस्से में थी फर्स्ट अटेम्प्ट के बाद। मुझे दिल्ली नहीं आना था बिल्कुल भी, मेरे लिए ऐसा था मुझे घर रह के ही पढ़ना है। बहुत जबरदस्ती मुझे भेजा गया, पापा ने कहा रिसोर्सेज वहाँ मिलेंगे, वहाँ जाके गोंडा में क्या ही है। तो मैं लिटरली गुस्से में, मेरे से पढ़ाई नहीं हो रही थी। तो मैं 1 साल सिर्फ न्यूज़पेपर करती थी, हर दिन हिंदू उठ के करती थी, पूरे दिन में सिर्फ हिंदू ही खत्म होता था मेरा, ऐसा था। एग्जाम जब आने वाला था ना, तो 1-2 महीना पहले मैं मॉक टेस्ट लेके आई थी 50-60। मैंने वीडियोस देखी, सब टॉपर्स ऐसे बोल रहे हैं, 50-60 ऐसे लगा दिया, हो गया, और फिर कर दिया एग्जाम में। तो मैं भी 50-60 खरीद के लाई, वो सॉल्व किया, उनको पढ़ा, दे दिया, नहीं हुआ। फिर उसके बाद मैं थोड़ा आई थी फेज में पढ़ने वाले, तब मैंने 3rd में अपना लाइब्रेरी वगैरह ज्वाइन किया, फिर लोगों से मिली तो पता चला अच्छा क्या क्या चीजें होती हैं, क्या पढ़ो और कैसे क्या होगा। फिर वहां से मैं सीरियस हुई हूँ, और 3rd से। सेकंड में जब नहीं हुआ तो उस टाइम क्या मेंटल स्टेट थी? वो तब ना दिमाग ना प्रोसेस करने को रेडी नहीं होता कि नहीं हुआ है, तो तब भी चल रहा होता है। रिजल्ट जब तक नहीं आ जाता ना, तब तक होता है क्या पता हो जाए। जब वो हो जाता है ना, फिर उसके बाद पहले तो फैमिली आती है माइंड में कि अब अच्छा उनको कैसे कन्विंस करो कि अभी देना है, अटेम्प्ट देना है, पढ़ना है, वो सारी चीजें सबसे पहले तो वही चलता है। मतलब फैमिली का सपोर्ट हो, आई थिंक बाकी सारी चीजें तो फिर सेटल कर लेता है इंसान। तो वही चल रहा था, क्या बोलूंगी। रिजल्ट एक तो ना होना और वो बताना भी बहुत बड़ा वो होता है, दुख होता है। तो मेरा तो नहीं होता है ना, तो मैं तो टेक्स्ट कर देती हूँ बस कि नहीं हुआ, और जब जो मेरा कोई भी रिजल्ट अच्छा होता है मैं कॉल करके बता रही होती हूँ। तो वहां बताया, फिर यही होता है चलो पहले तो ताने मिल जाएंगे जहां से मिलने होंगे, फिर जहाँ से मतलब पापा का सपोर्ट रहेगा तो ठीक है अभी दे दो, कोई बात नहीं, टाइम लगता है, और ऐसे ऐसे। फिर तब जाके थोड़ा मैं, क्योंकि 2 अटेम्प्ट ऐसा था, मैं बहुत ज्यादा ही कट आउट हो गई थी दोस्तों से, लिटरली बहुत ज्यादा। फिर 3rd से मैं वापस अपना फिर से आई, और सोशल मीडिया दोबारा एक बार ज्वाइन किया था, इतना यूज नहीं किया लेकिन ज्वाइन कर लिया। इंस्टा वगैरह जो लॉग आउट किया हुआ था ना, सब फिर से लॉग इन हुआ, फिर उसको थोड़ा बहुत यूज करना, फिर लाइब्रेरी जाना, ऐसे फिर जाके मैं ट्रैक पे आई हूँ शायद दोबारा। ऑब्वियसली 2 साल आप बिल्कुल कट आउट थे, वापस सोशल मीडिया पे आए, तो उसका क्या पॉजिटिव और नेगेटिव एडवांटेज रहे? पॉजिटिव, देखो पॉजिटिव ये हो जाता है कि आप थोड़ा दुनिया के टच में, आपको लगता है कि आप हो दुनिया के टच में, अलग नहीं हो गए हो दुनिया से। मेरे लिए जब मैं कट आउट हुई ना, मुझे लगा कि दुनिया कोई दिख ही नहीं रहा कि दुनिया में लोग क्या कर रहे हैं आगे जाके। और फिर जब नेगेटिव ये हो जाता है, उसमें सेल्फ कंट्रोल बहुत चाहिए। आप रील्स चलाने लगते हो ना, तो आपको पता नहीं होता आपका टाइम कब जा रहा है। तो जब मेरे एग्जाम बहुत पास आने लगे थे इधर के टाइम्स में, तो मैं इंस्टा तो बंद कर दिया था। फिर मैं यूट्यूब शॉर्ट्स चलाती हूँ, वो एक टाइम बाद अपने आप ही मन करता है अब नहीं देखना, हो गया। इंस्टा पे वो चीज में होता है कि आपका मन करता रहेगा, चलाते रहो। तो पॉजिटिव यही है कि आप
लोगों से थोड़ा जुड़ के रहोगे, थोड़ा तो माइंड फ्रेश हो जाता है, नया कंटेंट, कुछ हंसी मजाक। बस ये अगर सेल्फ कंट्रोल है ना कि टाइम को लिमिट कर दिया कि इतने टाइम देखोगे, तो सोशल मीडिया बेनिफिशियल है। तो आपके लिए बेसिकली पॉजिटिव वे में। हाँ, मैं तो उसको पॉजिटिव ही मानूंगी कि सही अच्छा, है। तो जो सेकंड के बाद आपने थर्ड अटेम्प्ट दिया, तो थर्ड में प्रीलिम्स निकला था? नहीं, मैं थर्ड में भी नहीं निकला था, लेकिन आपने इन दोनों कोविड वाला अटेम्प्ट था, थर्ड वाला बहुत। इन दोनों के बीच में कुछ पॉजिटिव चीजें या कुछ आपने फ्रेश अप्रोच ट्राई किया था? फ्रेश अप्रोच थी कि थोड़ा लोगों से मिलना मेरे लिए फ्रेश अप्रोच हो गई थी कि मिली ना तो अच्छा पता चला तुम अकेले भी नहीं हो, कि तुम्हारे साथ ही ये चीजें हो रही हैं, और भी लोग हैं जिनके नहीं निकल रहे हैं एग्जाम्स, बाद में निकलते हैं और ऐसा। तो वो मेरे लिए बहुत फ्रेश अप्रोच हो गई थी। लोगों से मिलना, बाहर जाना, घूमना फिरना मैंने थोड़ा स्टार्ट कर दिया था उस अटेम्प्ट में कि नहीं ठीक है, यूपीएससी को एक लाइफ बना के नहीं चलना था, मतलब साथ में और चीजें कर दे, पार्ट ऑफ लाइफ होना था, इसी को लाइफ नहीं बनाना था। तो वो वहां से सीखा था। तो मेंटली मेरे आपको, मुझे लगता है मैं अपने आप को बहुत स्ट्रॉन्ग फील करने लगी थी उस अटेम्प्ट के बाद। अच्छा, तो आप अभी भी मुखर्जी नगर में ही रह रहे थे या फिर? नहीं, नानी के यहाँ रहती थी मैं। नानी के? पूरे टाइम मुखर्जी नगर तो सिर्फ बुक्स लेने के लिए गई। तो ओल्ड राजेंद्र नगर आते थे फिर उस थर्ड अटेम्प्ट में जब मुझे पता चला ना ORN नाम की कोई जगह है, तब मैं गई थी पहली बार देखने की। अच्छा, ORN भी मैंने, मेरे लिए तो आई थिंक मेरा नानी के यहाँ से नियरेस्ट स्टेशन पड़ता है लक्ष्मी नगर और निर्माण विहार, तो मेरे लिए 4 स्टेशन 5 स्टेशन है करोल बाग। मैं मुखर्जी नगर बहुत दूर बुक्स लेने जाती थी, तब मैंने वो चेंज किया, तब मैं इधर जाना शुरू किया था जब यहाँ लोगों से मिले यहाँ के। फिर तो लाइब्रेरी में दोस्तों से मिली ना, तो फिर वही लोग थे साथ में, उनके साथ घूमना। तो लाइब्रेरी यहीं पे ज्वाइन? हाँ, लाइब्रेरी मैंने CP में थी मेरी लाइब्रेरी, तो वहां जाती थी मैं। अब जैसे क्योंकि हिंदी का पूरा इकोसिस्टम यूपीएससी का मुखर्जी नगर है और इंग्लिश का इधर राजेंद्र नगर साइड या करोल बाग साइड है, तो एक सही इकोसिस्टम में रहना कितना जरूरी है? बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको वहां से ना गाइडेंस मिलती है, और आप लोगों को देखते हो आसपास, तो आप लगता है कि आप भीड़ का हिस्सा हो, आप अकेले नहीं हो जिसके साथ ये सारी चीजें हो रही हैं। फिर वही ना, मेरे लिए पहले मुझे ऐसा लगता था कि एक बार प्री निकलेगा ना, फिर ORN रहूंगी 3 महीना, और वो तो मेरा ऐसा नेचर है, मुझे ऐसा लगा मेरे लिए वो डिप्रेसिंग हो जाएगा, क्योंकि वहां पे अब हर कोई कंपटीशन ऐसा है ना, हर कोई पढ़ रहा है, फिर आपको अपने आप को सेल्फ कंट्रोल करना कि नहीं, जो आप कर रहे हो आपका तरीका सही है, वो कैसे कंट्रोल करना। तो मेरे लिए मैं थोड़ा दूर रहती थी ना, वहां जाती थी, खाने पीने चली गई, बुक्स लेने चली गई, दोस्तों से मिलने चली गई, तो वो तब तक ठीक लगता था। तो अपना अपना नेचर है। जैसे कुछ लोगों को ना वो कंपटीशन शायद मोटिवेट करेगा कि लोग पढ़ रहे हैं तो मैं भी पढ़ूं, कुछ को वो डीमोटिवेट कर देता है कि इतना पढ़ रहे हैं यार, मैं कैसे, मेरा कैसे होगा। तो अपना अपना नेचर है, दोनों तरीके से चीजें हो सकती हैं, मुझे लगता है। अगर नहीं हो रहा है तो बहुत सारे डाउट आने लगते हैं। तो थर्ड बार में जब नहीं हो रहा था, तब क्या मेंटल स्टेट थी? बहुत ही तब तो बहुत खराब मेंटल स्टेट थी। मतलब सबसे ज्यादा तो स्पेशली घर के लिए मेंटल स्टेट कोविड टाइम में भी था। हाँ, ये कोविड वाला ही टाइम चल रहा था जब नहीं हुआ था, तो ऐसा था कि अब क्या, मतलब घर पे भी क्या बोले, घर वालों को कैसे कन्विंस करना है, फैमिली को, रिलेटिव्स को कि हाँ ठीक है अभी देना है आगे के अटेम्प्ट्स। तो वो सबसे मुश्किल वही पार्ट होता है। अगर वहां से एक बार सपोर्ट आ जाता है ना, तो मोटिवेशन मिल जाती है कि ठीक है हो जाएगा। तब दिया था मैंने 4th, और फिर वो प्री क्वालिफाई हुआ था उस टाइम पे 4th में। पहले मुझे जानना है, बीइंग इन गर्ल एस्पिरेंट, ये लड़कियां मोस्टली इसलिए पढ़ रही होती है कि उनको टाइम बाई कर सके वो बेसिकली। हाँ। तो क्योंकि नहीं तो जनरली घर वाले एक टाइम के बाद में शादी करने लग जाते हैं। तो आपके लिए वो कैसा फेज रहा? टचवुड मेरे साथ ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि फैमिली वही कह रही हूँ ना, मेरे यहाँ पापा का ये सपोर्ट तो था, इतना तो पता ही था। एक तो मैं बड़ी हूँ घर में, तो मेरा भाई 9 साल का गैप है मेरे में, तो फिर ये तो पता था कि हाँ जब तक नहीं होगा कुछ, करियर में कुछ नहीं होगा तो आगे पापा कुछ नहीं सोचने वाले। तो टचवुड वहाँ मेरे को सपोर्ट था कि ये नहीं होने वाला। बाकी लोगों के साथ ऐसा देखा है, दोस्तों में इनफैक्ट मेरे जो नहीं कर रहे ना, उनके यहाँ तो शादी है बहुत की, तो हो भी गई शादियाँ, बहुत की बातें हो रही हैं, तो उनसे उनके में डर दिखता था, बट मेरे लिए टचवुड में बच गई थी। लेकिन हाँ यार, लड़कियों के साथ ये चीज है कि अच्छा, तो बीइंग गर्ल कोई और डिफरेंट एक्सपीरियंसेस रहे हो पूरी जर्नी में? बीइंग अ गर्ल बस ये वाला ही था कि जो आप बोल रहे हो ना शादी वाला, चलता तो था क्या मेरे, उनके नहीं चलता, मेरे बैक ऑफ द माइंड चलता था। अब नहीं तो क्या, कहाँ पे रहना, कैसे सपोर्ट करना, वो सारी चीजें बहुत चलती थी। यही था एक डिफरेंट एक्सपीरियंस। बाकी पापा ने बहुत इक्वली ट्रीट किया, तो कोई दिक्कत तो नहीं आई वहां। ऑब्वियसली फैमिली का ही होता है, हाँ, फैमिली वाले सही है तो कोई दिक्कत। अच्छा, तो सोशल गणित का भी अपन बात करते हैं, क्योंकि जब आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा होता है तो 2 चीजें होती है, या तो पर्सन खुद से ही कट आउट हो जाता है अपने फ्रेंड सर्कल से, या फिर एक्चुअली फ्रेंड्स ही कटने लग जाते हैं, है ना? तो वो क्या रहा? मतलब पहले क्या था, मेरा फ्रेंड सर्कल स्कूल टाइम तक तो बहुत सारे दोस्त थे,
पहले अटेम्प्ट में तो मैंने ही कटआउट सिम वगैरह निकाल दिया और वो सारा सोशल मीडिया, तो 1 साल तक तो लोग मतलब कॉल भी करते थे, उनको नहीं पता कहाँ गायब है। फिर उसके बाद में सेकंड अटेम्प्ट के बाद थर्ड में तो मैं लाइब्रेरी आई ना, बड़े दोस्त बना लिए मैंने यहाँ पे। 3-2 साल का जितना था ना, मैंने कहा अब दोस्ती करनी है, घूमना है, वो किया। फिर पुराने दोस्त भी साथ आ गए। बट होता है ना दोस्तों में एक टाइम बाद वो आ जाता है कि मतलब ठीक है, सामने से शायद मोटिवेट करते हैं, पीछे से उनके माइंड में भी चलता है सीरियस नहीं है यार, मस्ती में लगी है, कैसे होगा। तो बोलते थे कि यार तू कुछ और देख ले, कोई जॉब देख ले, तू मतलब MBA कर ले या फिर वो CFA वगैरह दे दे। तो वो चीजें होती थी। तो मैं खुद पता है दोस्तों से मिलने में मजा आता था, तो इसी चक्कर में मैं खुद अवॉइड करने लगी थी फ्रेंड्स को, क्योंकि जाऊंगी मिलूंगी तो सजेशंस आने लगेंगे जो शायद सुनना नहीं चाहती थी मैं। तो ये हो गया था। बाकी फ्रेंड्स मतलब थे, टच में सब थे, बट मैं शायद खुद ही अवॉइड करती थी। मतलब सोशल मीडिया पे भी लोगों के पोस्ट देख के कुछ कमेंट नहीं करना, लाइक नहीं करना, क्योंकि खुद को लगता था अभी कुछ करूंगी ना पूछने लगेंगे क्या कर रही है। वो चीज से भाग रही थी कि कोई ये ना पूछे कि क्या चल रहा है तेरी लाइफ में। ये वाला पार्ट बहुत वो था कि मतलब दोस्तों से कुछ मजाक में कोई कुछ कह देगा ना, अरे भाई इतना टाइम हो गया, अभी तुझे मजाक में भी कोई करेगा, लेकिन वो दिल पे लग जाती थी बातें। तो मैं लोगों से बहुत अवॉइड करने लगी थी, मुझे मजाक भी ना सीरियस लगते थे लोगों के। तो जैसे ही जो कोई फ्रेंड बोलता है, क्योंकि वो मे बी गुडविल में बोल रहा हूँ कि यार कुछ और ट्राई कर ले, तो उस टाइम पे क्या फील होता था? मतलब भलाई के लिए भी लगता है, लेकिन वो पार्ट ना सुनने को रेडी नहीं होता। आपका माइंड, बैक ऑफ द माइंड तो यही चल रहा है ना, ये नहीं यार ये करना तो यही है। तो वो रखता है कि हाँ भलाई के लिए तो बोल रहे हैं, बट आप मेंटली उस चीज को रेडी नहीं होते हो सुनने के लिए। तो मेरे साथ तो यही था कि पता है बोल रहे हैं, और एक वो सेल्फ डाउट भी लगता था कि यार ये शायद डाउट कर रहे हैं कि नहीं होगा। दोनों चीजें होती हैं। तो मैं उसको थोड़ा पॉजिटिव वे में ही लेके जाने के लिए कोशिश करती थी। तो इसीलिए थोड़ा मैं अवॉइड करती थी दोस्तों के साथ। जो दोस्त जिनको पता है ना कि नेचर कैसा है, इसको क्या सुनना पसंद है, तो मैं उनके साथ रहना पसंद करने लगी थी कि हाँ ठीक है, जो अच्छी चीजें बोलेंगे ना उधर रहूंगी। जो मुझे सलाह देने आ जाएंगे तो मुझे होता था अभी नहीं चाहिए यार, प्लीज मत बोलो। हाँ मतलब नेचुरल इंस्टिंक्ट भी होता है एज इन सलाह देने वाला। लेकिन लोग बहुत सोचते नहीं है कि ऐसे कि हाँ, क्या बोलना है। एग्जैक्टली कि दूसरे की मेंटल स्टेट पे उसका क्या फर्क पड़ेगा। वो मैं उस टाइम पे तो चलो बड़े स्माइल कर देता है इंसान, फिर रात में ना पूरे रात यही सोचता है कि हाँ वो जो बोल रहे थे सही बोल रहे थे, क्या कर लेना चाहिए क्या। तो बहुत अब वही है, सेल्फ कंट्रोल बहुत जरूरी है इस जर्नी में। आई थिंक आपके माइंड में आता था प्लान बी के बारे में कि यार ये कर लेते हैं, या आपने कुछ ट्राई भी किया हो उसके अलावा? मेरे लिए प्लान भी ऐसा हो गया था कि मतलब ये चल रहा था कि कुछ तो मिल जाए हाथ में, कुछ तो चीज आ जाए। एक जॉब सिक्योरिटी बहुत जरूरी हो गई थी। लगता था कि ये मिलेगा ना तो चलो फिर उसके बाद UPSC चलता रहेगा साइड बाय साइड। तो थर्ड अटेम्प्ट में आई थिंक फिर मैंने CDS दिया था, तो वो तो जो पढ़ा था उसमें से ही टचवुड हो गया था। तो CDS में 2 SSB होता है। तो फिर इंटरव्यू के लिए तो पहला जब हुआ था तो कोविड था। तो ऐसा सीन था कि मैं दिल्ली घर पे थी, मेरे डॉक्यूमेंट सारे दिल्ली थे, तो लॉकडाउन वगैरह और वो सारी चीजें थी, बहुत दिक्कत लग रही थी। तो मैंने पहले SSB स्किप कर दिया था अपना। फिर सेकंड भी CDS दिया था तो हो गया था। तो उसके लिए मैं फिर भोपाल गई थी। तो वो वहाँ पे मेरा आई थिंक 31 दिसंबर को गई थी, न्यू ईयर्स ईव था। 1 जन से मेरा 5 दिन का SSB, मतलब पहले दिन आपका क्वालिफाई करना होता है, फिर आपको पता होता है कि आप 4 दिन और रुकोगे वहाँ या नहीं। तो मैं 5 दिन की पैकिंग करके गई थी। सोचा था होगा ठीक है, नहीं होगा तो कहीं घूमने चली जाऊंगी ऐसा बोल के। तो लकीली वो हो गया, मतलब वो इन हो गई मैं। हम 85 में से आई थिंक 25 कुछ इन हुए थे उसमें। तो SSB भोपाल, तो वो 5 दिन वहाँ दिए। तो मुझे लगता है एक बार तो शायद CDS सबको दे देना चाहिए, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस होता है। वो 5 दिन आपको जो डिसिप्लिन सिखाते हैं, जो टीम वर्क हो रहा होता है वहाँ पे, बहुत मजा आता है। फिर लास्ट डे मेरा वो मैं कॉन्फ्रेंस आउट हुई थी वहाँ पे, और मैंने CAPF दिया था ऐसे ही। तो CAPF में भी उसका क्लियर हो गया। मेरा फिजिकल में थोड़ा दिक्कत आ गया था, तो वहां पे वो रह गया। तो मेरे लिए अटेम्प्ट मतलब जो प्लान बी भी क्या था ना, जो UPSC से रिलेटेड सब्जेक्ट थे, क्योंकि ये दोनों एग्जाम्स UPSC कराता है, तो थोड़ा सिलेबस क्लैश कर जाता था। तो चाहिए तो था कि कुछ मिल जाए। प्लान बी में भी गवर्नमेंट जॉब भी चलती थी। अब लोग बोलते हैं PCS कर दो, PCS प्लान बी बना लेते हैं, बट ना PCS बहुत अलग है, UPSC बहुत अलग है, PCS बहुत अलग है। ये लोगों को, घर वालों को समझना बहुत जरूरी है। उनको लगता है ना UPSC इंसान पढ़ रहा है तो उसका PCS तो हो ही जाना है। वो ये नहीं समझते कि मतलब उसका सिलेबस, मतलब उनके क्वेश्चन पैटर्न कैसा है, यहाँ कितना अलग है। तो टचवुड मेरे यहाँ पापा को समझ में थी ये चीजें, तो वहां से इतना प्रेशर नहीं था। तो प्लान भी यही था। बट एक टाइम पे जब नहीं होता ना, तो लगता है कि कोई तो जॉब सिक्योरिटी होती। अब हमारा जो ओपिनियन है, मुझे नहीं पता है सही है नहीं, जो साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स वाले होते हैं ना, उनको लगता है यार बीटेक कर लिया होता ना तो कुछ तो मिल ही जाता, बाद में जाके कुछ तो कमा ही लेते। और आर्ट्स में और कॉमर्स में रहते हैं तो लगता है अरे यार अब ना गलत ले लिया। कॉमर्स में 2 चीजें चलती हैं, तो CA करेगा इंसान या CS कर लेगा, MBA कर लेगा बाद में जाके। और बीटेक के लिए हमें लगता है ना सारे फील्ड्स खुले हैं,
जब हम बाद में आते हैं तो हमें लगता है कि यार काश बीटेक साइंस लिया होता ना। मेरे जितने दोस्त है ना जिनका कुछ जो अभी मतलब जॉब में नहीं होंगे, साइंस ले लिया होता ना तो सही था, वो बाद में लगता है। बट ठीक है मतलब हाँ, मतलब मैंने कभी ऐसे नहीं सोचा, बट हाँ ट्रू तो है कि आप बीटेक करोगे तो ओपन है आपके। एग्जैक्टली, ये आपका पर्सपेक्टिव नहीं है, हमारा है, क्योंकि हम जो देखते हैं ना दूर से हमें लगता है इनकी जॉब, इनको कुछ तो मिल ही जाएगा, हमें तो कुछ नहीं मिलेगा नहीं हुआ तो वो डर बहुत ज्यादा बैठा रहता है माइंड में। जब थर्ड से आप फोर्थ अटेम्प्ट में जा रहे थे तो आपने कुछ चीजें चेंज की, कुछ अप्रोच चेंज की? बहुत अप्रोच चेंज थी, मेंटली बहुत खुद को रखा काम, और दूसरों की सलाह से ज्यादा फिर खुद का एनालाइज तब मैंने स्टार्ट किया अच्छे से कि अच्छा मैं ये देखती हूँ एग्जाम क्या मांगता है, क्या डिमांड है इसकी, फिर एग्जाम्स को एनालाइज किया, क्वेश्चंस एनालाइज किए। तो वो था, तब वो अटेम्प्ट था जब मेरा प्री निकला था, क्योंकि उसमें फिर मैंने प्री वाई क्यूज बहुत अच्छे से किए थे, मॉक वगैरह नहीं दिए थे, सिर्फ प्री वाई क्यूज ही दिए थे। मैंने कहा कि इसको देखते हैं कैसा, मेरी जो स्ट्रैटेजी है वो मैंने वहां पे अपनाई थी पहली बार फोर्थ में, तो फिर वो क्वालिफाई हुआ था। कुछ स्पेसिफिकली ध्यान है कि जैसे फॉर एग्जांपल ऐसा मैंने कुछ चेंज किया था? वही स्पेसिफिकली यही था मेरे लिए, हो गया था कि मैं उससे पहले ना पीवाईक्यूज ऊपर से बस पढ़ लेती थी, जो बहुत डिटेल्ड एनालिसिस होता है ना प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का। मैंने 2014 से लेके जब पैटर्न थोड़ा बदला है तब वो सारे क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से, तब 1 से लेके 100 तक सारे क्वेश्चंस वो मैंने उस अटेम्प्ट में ही किया था। वो मेरे लिए लकीली वो काम कर गया था। और लक फैक्टर भी बहुत है इस एग्जाम में, मैंने ये देखा है ना कि मतलब बहुत लोग हैं जो इतनी मेहनत करते हैं नहीं होता, कुछ लोग थोड़ा कम में करते हैं उनका हो जाता है। जैसे लक फैक्टर ये भी है कि आपने जो पढ़ा है वही एग्जाम में आ गया, और आप इतना पढ़ रहे हो नहीं आया, तो हर तरीके से हर एक कम उस पे लक फैक्टर है। सीसैट में पॉइंट से लोग रह जाते हैं, फिर प्री नहीं होता। तो इसकी पूरी जर्नी में लक फैक्टर है आपका। मेंस में भी लक फैक्टर चलता है, फिर इंटरव्यू में भी आपको कैसा बोर्ड मिलता है, क्वेश्चंस कैसे पूछ लिए, तो वो चीजें हैं, हर जगह लक फैक्टर। फोर्थ अटेम्प्ट प्रीलिम्स निकल गया, तो आपने ही देखा रिजल्ट, किसी दोस्त ने या घर वालों ने देखा? वो मैंने देखा था। अच्छा, तो क्या लगा, क्या फील हुआ उस टाइम पे? मुझे याद है शाम के टाइम आया था रिजल्ट, उसी टाइम CAPF का 15 दिन पहले ही रिटर्न क्वालिफाई हुआ था, तो वो रिजल्ट भी आया था, तो खुशी पहले थी। फिर इसका रिजल्ट क्वालिफाई हुआ ना, तो वो बहुत डर लगता है, वो जब PDF में अपना नाम और रोल नंबर फाइंड करना, तो मैंने लिखा ना, तो वो पहली बार ऐसे येलो करके ऐसे आया, तो मैं खुद को ही डर लग गया कि ये क्या हो गया। तो मैंने 2-3 बार घर पे भी कॉल करने से पहले ना इतना सेल्फ डाउट आ गया था कि 3-4 बार तो मैंने खुद चेक किया कि हाँ हूँ मैं ही हूँ, पता चले बाद में सुनने को मिले कि ये तो झूठ बोल। तो फिर मैंने वो 3-4 बार चेक किया ना, फिर घर पे बताया कि क्वालिफाई हुआ है, प्री क्वालिफाई हुआ है। फिर पहले से थोड़ा बहुत तो आइडिया लग जाता है कि होगा, इस बार हो जाएगा, हाँ, कट ऑफ सही जाएंगे। करेक्ट, उस टाइम वो था, उसमें लगा था कि हो सकता है, बट इतने टाइम से वो देख के ना डर बहुत बैठ जाता है। तो आप अच्छा सोचने से पहले भी डर लगता है कि सोच लो, पता चले बाद में दुख होने लगेगा नहीं हुआ। अच्छा, तो उसके बाद जैसे ही प्रीलिम्स में आपका हो गया, तो उसके बाद की क्या अप्रोच थी? प्रीलिम्स के बाद मेरे लिए क्या हो गया था, वो फोर्थ अटेम्प्ट में कि 3 महीने का टाइम था, मेंस देना था, प्री पे बहुत फोकस था, मेंस पे था नहीं, तो उधर स्टार्ट किया। फिर मेरा CAPF क्वालिफाई था, तो मुझे उसका फिजिकल भी देना था, क्योंकि एज के हिसाब से वो मेरा लास्ट अटेम्प्ट था CAPF का, मैं आगे दे नहीं सकती थी। तो मुझे था कि एक जॉब हाथ में चाहिए, तो स्टार्टिंग के 1-1.5 महीना मैंने फिजिकल के लिए जाती थी 3-4 घंटे वहां पे, क्योंकि मुझे लॉन्ग जंप मेरा थोड़ा दिक्कत आ रहा था, तो मैं लॉन्ग जंप के लिए स्पेशली और रनिंग के लिए वहां पे जाती थी 3-4 घंटे स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स। फिर आके मेंस के लिए पढ़ती थी। फिर उसके बाद मुझे बीच में टाइफाइड हो गया, तो जब टाइफाइड हुआ ना, तो मेरी प्रिपरेशन बिल्कुल ही, वो 40 दिन मेरे ऐसे चले गए थे कि मुझे मतलब बेड रेस्ट और वो सारी चीजें मेडिकेशंस पे थी। फिर उठी थी तो आई थिंक 1 महीना भी नहीं बचा था वो वाला, जब मेंस दिया था, तो वो फिर उधर वो हो गया ब्लंडर उसमें। तो फिर मतलब पेपर देते हैं एग्जाम की, पहली बार जब मेंस दिया उसका क्या एक्सपीरियंस था? पहली बार मेंस का एक्सपीरियंस मेरे लिए तो एक्साइटमेंट थी बहुत ज्यादा कि हाँ ठीक है, वो एक थोड़ा तो कॉन्फिडेंस आता है ना कि आप थोड़ा सा तो भीड़ से आगे आ गए हो, तो वो चीज और लोगों से देखना, फिर वहां पे ऐसे सब रिवाइज कर रहे हो, लिखना 3 घंटे सुबह में लिखना, फिर बैठना, फिर शाम में लिखना, बहुत सारी चीजें, मतलब एक्साइटमेंट ज्यादा थी उस अटेम्प्ट में। फिर एक मेंस में ये होता है कि आपको कुछ तो लिख ही दोगे, आपने पढ़ा हो नहीं पढ़ा हो, आपको पता है आपको रिटर्न करना है, तो कुछ तो लिख दोगे। फिर भी एक होप रहती है कि हाँ क्या पता हो गया हो यार, क्या पता अच्छा लिख के आ गए हो वहाँ पे। फिर आपको फिर समझ में आता है कि नहीं वो नहीं है, जो मतलब ऐसी चीजें लिखनी होती हैं, प्रॉपर ऐसा लिखोगे तो होगा। अच्छा, तो पहली बार में आपका इंटरव्यू कॉल हुआ था? नहीं। तो जो बाद में जब मार्क्स देखे होंगे, तो किस में अच्छे मार्क्स थे? मेरे सबसे ज्यादा आई थिंक एसए में अच्छे मार्क्स आए थे, तो वो अभी याद नहीं है, बट मेरे एसए में अच्छे मार्क्स गए थे उस अटेम्प्ट में। अच्छा। तो मुझे लगा कि ठीक है ऐसे। और सबसे कम किस में थे? सबसे कम आई थिंक किस में थे, यहाँ याद ही नहीं है सबसे कम किस में थे। मतलब एसए में ठीक थे, जो एक्सपेक्ट किया था उससे ज्यादा। जीएस वगैरह में भी 1 में और 2 में मेरे अच्छे आए थे, पॉलिटी मेरे, क्योंकि लक्ष्मीकांत बहुत पढ़ रखी थी। और फिर 1 में आई थिंक 1 और 3 में ही कम आए होंगे, 3 में शायद कम थे मेरे। अब ऑब्वियसली कॉन्फिडेंस आया होगा थोड़ा कि हाँ भाई कुछ है, और एक आगे का प्रोसेस भी आपको पता चल गया है। हाँ।
फिर मेंस तक का, तो उसमें कोई डिफरेंट अप्रोच थी या आपको पता चल गया था कि अब मेरे को ये 10 चीजों में से सेलेक्टिवली ये 5-6 चीजें करनी है? वही कि सेलेक्टिवली वो 5-6 चीजें, और लेकिन डर तो हर बार लगता है क्योंकि इतने होते हैं ना कि जिनका पिछले साल निकला इस बार नहीं निकलता, तो अपने अंदर थोड़ा कॉन्फिडेंस लाना। फिर मैंने उसमें क्या किया था, वही PYQs वगैरह एनालाइज किए थे। मैंने पूरा 1 साल प्रॉपर ब्रेक लिया था क्योंकि मैं लगातार अटेम्प्ट्स दे रही थी। वो मेरी बहुत बड़ी गलती थी कि अटेम्प्ट्स फोर्थ के बाद मैंने पूरा ब्रेक ले लिया था। मैंने कहा अब ये वाला नहीं दूंगी। इधर 22 मैंने नहीं दिया था, फिर मैंने प्रॉपर ब्रेक लिया था। फिर मैंने ऑप्शनल को चेंज कर दिया था। मेरा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन था उससे पहले, तो मैंने ऑप्शनल चेंज किया, एंथ्रोपोलॉजी शिफ्ट किया। फिर वो पूरा 1 साल ब्रेक में यही किया था कि मेंस को बहुत अच्छे से किया क्योंकि समझ आ गया था कि चलो प्री की समझ तो अब हो गई है कैसे होगा। तो वो मेंस के लिए पूरा टाइम दिया था 6-7 महीने, फिर उसको चेंज करके फिर दोबारा फिर 23 में अटेम्प्ट दिया था। आपने पूरा समझ में आया होगा कि चलो मुझे समझ में आ गया प्रीलिम्स का इनका, लेकिन जैसे 23 में आए तो पूरा पैटर्न बिल्कुल अलग कुछ अलग। तो तब क्या लग रहा था एग्जाम में कि यार मैं तो कुछ और सोच के आई थी, क्या आ गया? मैं तो पता है मैं खुश हुई थी जब पैटर्न चेंज हुआ था ना पहले पेपर का। मैं बहुत खुश थी। ओनली 1 ओनली 2 जब ये चीजें देखी मैंने कहा सही है, जितने जो है ना कोचिंग वाला वो तो हटेगा, क्योंकि मेरे को थोड़ा कोचिंग से है कि बहुत इतना पैसा, एक मार्केटिंग बिजनेस बना लिया अपना, तो मैं तो अंदर से तो खुश थी। फिर खुद का भी देखिए एक अंदर से होता है ना, उसमें पता चल गया था। वो पहला अटेम्प्ट था शायद कि मुझे ये पता था कि चलो पेपर 1 क्वालिफाइड में जाएगा। फिर लेकिन जो 2 था ना CSAT आया वो बहुत वो था ब्लंडर उसमें कि मैं बैठे बैठे देख रही थी। मैं सॉल्व करते करते ना मैं हर क्वेश्चन में ऐसे थोड़ा करती, फिर कहती स्किप करती हूँ, आगे बाद में करूंगी बाद में। तो करते करते वो 80 कब खत्म हुए पता ही नहीं चला। फिर मैं सेकंड टाइम पे जब आई ना पेपर में, तो मैंने कहा यार अब इसमें पासिंग कैसे लाऊं, कहाँ से बनाऊं इसमें क्वेश्चंस। तो मैं वहां बैठ के पूरे क्वेश्चन सॉल्व किए मैंने पीछे। फिर मैंने इतना लिखती जा रही थी, अच्छा कितने मार्क्स बन रहे हैं, क्या कर रहे हैं। वो 2 घंटे मेरे लिए बहुत वो था कि वो CSAT को संभालना, क्योंकि बहुत अलग पैटर्न का CSAT आया था कि मेरे मैथ्स, चलो मेरे 12th में कॉमर्स विद मैथ्स था तो 12th तक मैथ्स की हुई थी। फिर मैंने क्योंकि मैंने रीजनिंग की ऐसे बुक्स वगैरह 1-2 देखी हुई थी पहले, और फिर उस टाइम पे भी जब प्री के लिए सॉल्व करती थी तो पहले अटेम्प्ट के टाइम प्रॉब्लम पूरा सॉल्व किया था। फिर PYQs करने लगी थी, तो मेरे को इतना तो लगता था कि हाँ CSAT निकल जाएगा। फिर भी ओवर कॉन्फिडेंस में कभी नहीं लाती थी। ये पता था UPSC अनएक्सपेक्टेड गेम खेल देता है। CSAT का एक्चुअली लेवल टफ होता जा रहा है, तो और एडवांटेज मिल रहा है इंजीनियरिंग बैकग्राउंड लोगों को। तो आपके पास कोई पर्टिकुलर टिप्स हो या कोई एटलीस्ट बेसिक चीजें कि यार आप स्पेशली आर्ट वाले लोग या बाकी लोग भी CSAT से रिलेटेड ये चीजें ध्यान रख सकते हैं? टिप्स तो यही होंगे, पहले तो PYQs ही होता है सबसे पहले। उसको बहुत अच्छे से एक क्वेश्चन हमें पता होना चाहिए कि क्या पैटर्न है। कभी कभी क्या होता है ना, 1-2 क्वेश्चंस रिपीट हो जाते हैं, उसी से आपका गेम बन सकता है। उसके अलावा मैं, क्योंकि मुझे थोड़ा रीजनिंग में मजा आता था करने में, 12th तक तो मैथ्स थी, रीजनिंग में मजा आता था। मेरे पास RS अग्रवाल की एक मोटी सी बुक होती थी, वो मैं कॉलेज टाइम में थोड़ा थोड़ा करके सॉल्व किया हुआ था वो बुक पूरी एक बार। फिर उसके बाद मैंने जब किया था स्टार्ट तो एक अलग से बुक ली थी CSAT की। तो अब तो मैं एडवाइस करूंगी कि CSAT को तो अलग से टाइम देना पड़ेगा, तभी जाके वो क्वालिफाई होगा, स्पेशली आर्ट्स वालों के लिए। क्योंकि जो क्या होता है ना, मैथ्स से थोड़ा दूर हो जाते हैं कॉमर्स वाले, आर्ट्स वाले, तो वो दिक्कत देता है। तो यही है कि आपको फ्लो में वो रहना चाहिए पैटर्न में। ये अब ऐसे नहीं होगा कि 1 महीना पहले पढ़ लिया और फिर वो चीजें, हो भी सकता है, नो डाउट हो सकता है, बट अगर आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस जनरेट करना है ना कि हाँ CSAT होगा, तो डेफिनेटली पहले से पढ़ना बहुत जरूरी हो गया अभी तो CSAT में। अच्छा, तो इसमें कोई जैसे बहुत डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, है ना, मतलब 2-3 टाइप के, तो किसको पहले अप्रोच करना चाहिए आपके हिसाब से? मैं सोचती थी जब देने से पहले कि रीडिंग वाले कॉम्प्रिहेंशन साथ में करूंगी, न्यूमेरिकल्स और रीजनिंग बाद में। फिर ना समझ में आया करते करते कि मैं बोर हो जाती हूँ एक ही चीज करते करते। तो मेरी स्ट्रैटेजी तो ये चलती थी कि सब कुछ लाइन वाइज चलते रहने दो, जो आ रहा है ना वो करते रहने दो। तो मैंने तो ऐसे किया था। बाकी जिसको जैसे पसंद है, बहुत लोग होते हैं जो कॉम्प्रिहेंशन साथ में कर देंगे, न्यूमेरिकल्स करेंगे फिर रीजनिंग करेंगे। मेरा तो ऐसा था, जो क्वेश्चन पहली बार में आ रहा है कर दो, फिर सेकंड बार जाओ, फिर जो समझ में आ रहा है वो करो, फिर थर्ड, ऐसे करके मैंने सॉल्व किया था। मोस्टली 3 अटेम्प्ट, मतलब 3 बार आप? हाँ, रीडिंग हो जाती है जल्दी। बस रीडिंग स्पीड टचवुड मेरी बहुत ठीक है, तो वो मुझे वहाँ पे काम करा था कि मुझे एक्स्ट्रा टाइम मिल जाता था न्यूमेरिकल्स पे आने के लिए, कॉम्प्रिहेंशन से हटके। तो इसके अलावा UPSC के अलावा बुक वगैरह पढ़ते थे? बुक्स वगैरह पढ़ने का शौक रहा है कभी? नहीं। तो क्या शौक है इनका? UPSC जब ये जर्नी कर रहे हो तो आप UPSC के अलावा और क्या क्या करते थे खुद को रिचार्ज करने के लिए? को रिचार्ज करने के लिए मेरे लिए था घूमना, मुझे बहुत ज्यादा पसंद है।
तो और नई जगह पे खाना खाना बहुत पसंद है, तो मेरे लिए होता था कि कहीं नई जगह चलती हूँ, कहीं वहाँ पे खाने का मेरे को मतलब बहुत, अगर आप पूछोगे ना तो मैं बता सकती हूँ अच्छा यहाँ क्या अच्छा मिल जाएगा, यहाँ क्या अच्छा मिल जाएगा, ये बहुत एक्सप्लोर किया हुआ है। फिर उसके बाद ट्रैवलिंग, अब क्या होता है ना कि एक तो मतलब फाइनेंशियली वो चीज़ें, और दूसरा घर में जितना लिमिटेड बजट हो तो उस हिसाब से घूमने का बहुत मन करता है, तो जब कभी पैसे बचे तो कहीं बाहर घूम लिया। तो मैंने यूपीएससी कॉलेज में तो मैं जैसलमेर गई थी एक बार, और इसके बाद एक बार बीच में अपनी प्रिपरेशन के टाइम पे तो बिल्कुल ही बंद हो गया था। उन 5 सालों में आई थिंक दूसरे तीसरे साल में मैं ऋषिकेश गई थी, शायद चौथे के बाद में, और उधर ही फिर गोवा का भी एक ट्रिप तभी किया था। तो ये 2 चीजें की थी। घूमना बहुत ज्यादा पसंद है, बस पैसों के कारण इतना नहीं घूमा। तो कितनी स्टेट्स घूमे आपने? मैंने अभी मैं जैसलमेर गई हूँ तो राजस्थान कवर हो गया, गोवा गई हूँ, और इसके अलावा साउथ इतना कवर नहीं है। फिर मैंने ऋषिकेश किया है, तो देहरादून उत्तराखंड आ गया, और उसके अलावा मैं वैष्णो देवी अभी गई थी मेंस के बाद, तो अपना कश्मीर, जम्मू, JNK वाला जम्मू कवर हो गया है। तो बाकी अभी घूमना है तो बहुत ज्यादा। बाकी दिल्ली और यूपी तो है, दिल्ली तो और यूपी अभी भारत दर्शन या सर्विस में जाओगे तो होते रहेंगे। इसकी तो बहुत एक्साइटमेंट है, हाँ। फाइनली चलो थोड़ा मिलेगा अच्छा, मौका। तो घूमना जैसे बहुत सारे लोग पसंद है, आपको घूमने से क्या डिफरेंट एक्सपीरियंस होता है? मेरे लिए होता है कि पहले तो वो जगह की एक्साइटमेंट, वो अलग एटमॉस्फेयर, फिर लोग वहाँ जो अलग अलग कल्चर दिखता है, कपड़े दिखते हैं, वो बहुत एक्साइटमेंट होती है, और खाने की, तीसरा होता है खाने का, नई नई जगह। मैं अभी वैष्णो देवी भी गई थी ना, तो एक अलग आइटिनरी खाने की भी बनाई हुई थी कि अच्छा कौन सी जगह पे क्या मिलता है, मैं सर्च करके गई हुई थी, सब कुछ कवर करके आई। तो मेरे लिए 3 चीजें होती है, बहुत एक्साइट करती हैं। बाकी आपका जैसा बजट हो, फिर नई नई जो स्पोर्ट्स एक्टिविटीज, अब गोवा में इतना नहीं था तो नहीं की अभी, वो नेक्स्ट टाइम के लिए छोड़ा हुआ है कि कभी गए तो देखेंगे। तो आपको क्या लगता है जैसे ज्योग्राफी कितना कल्चर को इम्पैक्ट करती है? ज्योग्राफी काफी इम्पैक्ट करती है। आई थिंक आप जो क्वेश्चन पूछ रहे हो ना, थोड़ा सा रिलेटेड क्वेश्चन मेरे इंटरव्यू में आया था इस बार, कि मेरा एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शनल था। इंटरव्यू एक्चुअली एक ऐसा क्वेश्चन मैंने भी प्रिपरेशन किया, तो मैंने उसमें देखा था मेंस में एक्चुअली सिमिलर क्वेश्चन आया था, क्योंकि अभी अपन घूमने की बात कर रहे हैं, खाने की बात कर रहे हैं, और आपको ऑब्वियसली घूमने में आई थिंक आपका माइंड वैसे ही वर्क करता है कि अच्छा यहाँ का कैसा पहनावा है, क्या खाना है, इस जगह की क्या खासियत है। तो आपको जैसे कुछ लगता हो स्पेसिफिकली, जैसे आप जैसलमेर घूमे, गोवा घूमे, इधर आप पहाड़ों में गए, तो आपको क्या क्या चेंजेस नजर आए ज्योग्राफी को लेकर? पहाड़ों में मैं मैक्लोडगंज भी गई थी, वो मैं भूल गई। तो क्या चेंजेस आते हैं कि जैसलमेर साइड में तो मतलब लोगों का सिंपल सा पहनावा दिखा, गोल्डन स्टेट वो जो बोलते हैं ना, गोल्डन वाला, तो वो मुझे वहाँ का खाने में कचौड़ी स्पेशली मैं बहुत अभी भी मतलब मिस कर रही हूँ। मैं वहाँ की कचौड़ी, एक शॉप थी और वहाँ पे हमने गोलगप्पे खाए थे, अभी तक हम वही कहते हैं कि वो गोलगप्पे हमें अभी तक मिले नहीं, गडसर लेके एक उधर उसके बाहर के, और एक घोटुआ लड्डू करके चीज थी, वो बहुत अच्छी थी वहाँ पे। फिर अपना गोवा में तो क्या है कि थोड़ा लोग घूमने के पर्पज से ज्यादा जाते हैं, खाने का इतना नहीं है, बट वहाँ के लोग बड़ा चिल, वैसे शॉर्ट्स और उसमें टी-शर्ट में आपको जॉली प्रिंट, कलरफुल प्रिंट्स में ऐसे दिखेंगे। तो मतलब नो डाउट चेंजेस बहुत होते हैं, और लोगों का बोलने का तरीका, हर जगह के लोग स्वीट होते हैं बट बोलने का तरीका और वो सारी चीजें चेंज हो जाती हैं ऐसे आते आते। तो वो राजस्थान की लैंग्वेज तो बहुत मीठी लगी होगी। बहुत मीठी है। हाँ। वो तो यहाँ की भी, गोवा के साइड हम एक्चुअल में क्या हुआ था ना, उसकी भी एक स्टोरी है। हम मुंबई रुके थे, मतलब मुंबई से हम गोवा गए थे, तो क्या हुआ कि अब उसमें हमने स्पेशली एक बजट अलग से बहुत 1-2 दोस्तों का था कि नहीं ताज जाना ही जाना है, ताज जाना है। मेरा क्या था, जब तक कमाऊंगी नहीं ना ताज तो नहीं जाऊंगी बॉम्बे वाला। तो सिर्फ 500 रुपये अलग से बजट रखा गया था कि वहाँ की चाय पीनी है ताज की। तो वो मुझे याद है, मैं ताज में जाके इतना एक्साइटेड थी ना, मैंने एक एक कोने में वहाँ फोटो खिंचवाई है, क्योंकि मेरे लिए था यार ये कहाँ ही आ गया, क्या जन्नत है ये। फिर वहाँ पे फोटोज, फिर हमारे एक मतलब वहाँ पे एक वेटर थे, तो उनसे बात हुई, पैट्रिक नाम था उनका, तो 2 साल अब पहले की बात है, वो रिटायर हो गए, उन्होंने मतलब 2 साल बचे। तो वो जब अटैक हुआ था ना तब भी थे वो वहाँ पे, तो उनको हमने बताया कि हम ना ऐसे बस अभी कमा नहीं रहे हैं, हम बस एक्सपीरियंस के लिए आए हैं ताज में। तो हमने सिर्फ चाय क्योंकि ली थी, तो उन्होंने कहा कोई नहीं, बहुत सारे बच्चे ऐसे आते हैं। फिर उन्होंने हमें कॉम्प्लीमेंट्री बहुत सारी डिशेज और वो दे दी थी, प्रोवाइड की थी, तो वहाँ पे खा के आए थे। वो गोवा के थे, तो उन्होंने हमें बताया कि आप जाओगे तो आपको सी फूड अच्छा मिलेगा। तो हमने कहा हम वेजिटेरियंस हैं यहाँ पे, हमको वो नहीं खाते हैं। तो वो सारी चीजें बहुत बहुत मजा आता है ट्रैवल करने में। यार इंटरेस्टिंग, फ्री में एक्स्ट्रा, हाँ फ्री में एक्स्ट्रा मिला, वो भी ताज में मिला ना, तो बहुत अच्छा लगा। हमने कहा यार इनकी हॉस्पिटैलिटी को तो मानना पड़ेगा। नहीं उनका ऑब्वियसली बहुत अच्छे से करते हैं। वो अपने जितने छोटे होटल में जाओगे उतना ही वो कमाने ही सोच रहे होते हैं, वो एक्सपीरियंसेस देने ही सोचते हैं। तो उन्होंने इनफैक्ट तारीफ भी बहुत की थी रतन टाटा सर की, आई थिंक, कि मतलब वो बहुत अच्छे से ख्याल रखते हैं फैमिली का, और जिनके साथ मतलब अटैक भी हुआ था जब 26/11, उनकी फैमिली का कैसे उन्होंने हेल्प किया और वो
सारी चीजें। तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था उधर, वो सब सुन के भी ना बहुत गूज़बम्स भी आ रहे थे और प्राउड भी फील हो रहा था। अपन ने जैसे आप अभी 5th अटेम्प्ट के लिए जब आ रहे थे, ऑब्वियसली प्रीलिम्स हो गया, मेंस, अच्छा मेंस का देते टाइम या जब आप एक्चुअली जब भी दिया तो उसके बाद लगा आपको कि इस बार हो जाएगा? इस बार लग तो रहा था कि हो जाएगा, कहीं ना कहीं तो आता है वो थॉट कि जब चीजें अच्छी हो रही होती है ना लाइफ में तो लगता है कि हाँ सिग्नल्स तो मिल रहे हैं, अच्छा होगा। तो चल रहा था, बस वही है ना, इतना वो देख के फिर मन वो रहता है कि दबा के रखते हैं खुशियों को कि यार ज्यादा खुश हो गए ना, जस्ट इन केस तो चलता रहता है। तो इस बार देख के लग तो रहा था, थोड़ा डर तो लगता ही है कि अच्छा इस पेपर में ऐसे कर दिया तो कुछ गलत तो नहीं लिख के आ गए, बाद में रात में ऐसे थॉट्स आते हैं। बट जब रिजल्ट आया ना तो बस सब ठीक था। उस बीच में क्या जो फेज थी प्रिपरेशन की, तो वो कैसे अप्रोच किया? मैं घर गई हुई थी तो दोबारा से यहाँ आके फिर मैंने अलग हॉस्टल में शिफ्ट हुई थी नानी के यहाँ से। तो वो वाला फेज था कि मैं पहली लिस्ट, मतलब मेरे पास टाइम बहुत कम था, दोबारा से आके दोबारा वो थोड़ा सा पढ़ना। 2 जनवरी से इस बार इंटरव्यू भी जल्दी स्टार्ट हुए क्योंकि इलेक्शंस था, जल्दी रिजल्ट्स निकालने थे। तो मेरे लिए ऐसा था कि थोड़ा सा टाइम मिल जाए बस प्रिपरेशन के लिए। और इंटरव्यू में आके ना फिर आप बहुत कंफ्यूज हो जाते हो, वो स्टेज ऐसी होती है कि अब आपको समझ नहीं आता क्या पढ़ो। प्री में भी थोड़ा पता है, मेंस में भी पता है, अब इंटरव्यू में समझ नहीं आ रहा होता। लोग बोलते हैं डाफ है, आप उसको अच्छे से प्रिपेयर कर लो, फिर उसमें से क्वेश्चंस बनेंगे। फिर आप जब देखते हो ना लोगों से क्या पूछा गया, फिर आपको समझ नहीं आ रहा होता कि कहाँ से नॉलेज लाओ। मेरे लिए पहले मॉक के बाद 2 मॉक में ये था कि नॉलेज की कमी लग रही है, नॉलेज की। तो मैं वही सोच रही थी नॉलेज अब कहाँ से बढ़ाऊं, क्या करूं। तो धीरे धीरे वो स्टेज ऐसी है उसमें आप सबसे ज्यादा कंफ्यूज होते हो। और मैं ही नहीं थी, मेरे साथ जितने दे रहे थे ना, जो मिलते थे, वो यही कह रहे थे अब समझ नहीं आ रहा कि क्या पढ़ा जाए, यहाँ पे क्या पर्सनालिटी में इंप्रूव किया जाए। तो ऐसा लगा कि ठीक है जो कर रहे हैं, न्यूज़पेपर्स ऐड ऑन कर लिए थे और बस उसको अलग किया, फिर डाफ प्रिपेयर किया और बस एक्ट नेचुरल वाला चलता था कि ठीक है वहां पे जाके नर्वस नहीं होना है बस। अच्छा, तो इससे पहले भी आपने इंटरव्यूज दिए हुए थे ना? हाँ, मैंने SSB का दिया था। हाँ। तो वो बल्कि वन ऑफ द टफेस्ट उसको भी बोलते हैं सबकी वो है। तो वो क्योंकि क्या था ना, SSB शायद उतना एम में नहीं था तो उसमें ना कम डर लगा था। शायद मैं ही सबसे चिल होके गई थी उधर इंटरव्यू देने, क्योंकि मेरे लिए वो था कि ठीक है, कुछ नहीं था उधर। हाँ, खोने के लिए कुछ नहीं था, मेरे लिए वो वाला पार्ट था। तो मैं बहुत रिलैक्स होके मैंने बहुत ऐसा वो इंटरव्यू दिया था। इनफैक्ट मुझसे तो शायद सजेशंस मांगे थे, मैं सजेशंस भी देके आई थी बाद में, जो लास्ट डे होता है, जबकि सब बोलते हैं सजेशंस नहीं देने होते, वो गुस्सा हो जाते हैं। तो फिर इधर जब दिया था ना तो ये क्योंकि अब यही था जो चाहिए पाना है, तो उस इंटरव्यू में थोड़ा अलग फीलिंग आती है। और फिर एस्पिरेंट्स मूवी भी, अभी वो एस्पिरेंट्स कह रही हूँ, 12th फेल आई हुई थी, तो वो आपने देखी है वो? हाँ, तो फिर उसमें वो इंटरव्यू का सीन दिखाते हैं ना कि वो बैठते हैं राउंड टेबल। तो जो हमारा 5-6 का ग्रुप था ना, हम बैठ के यही बात हो रही थी हमारी कि ये एस्पिरेंट्स वो 12th फेल जैसा लग रहा है या नहीं लग रहा है। तो हम बहुत रिलैक्स्ड ग्रुप था हमारा 6 का जो था, जिनका एक बोर्ड मिला हुआ था और एक और बोर्ड था, वो 6 अलग थे, वो बहुत सीरियस थे। उसमें एक ने तो आई थिंक जब से वो बैठा था वो मेडिटेशन मोड में था, उसने आंख भी नहीं खोली थी। तो ऐसे चल रहा था कि हम इतने, फिर हम लाउड हो रहे थे बहुत, तो हम शांति से बात करने लगे। तो वो सारी चीजें, हमें ये था बस हम रिलैक्स कर रहे थे, क्योंकि आपको पता नहीं होता आपको बोर्ड कौन सा मिलने वाला है। और हर बोर्ड का आप सुनते हो स्टोरीज कि अच्छा ये बोर्ड ऐसे क्वेश्चंस करता है, ये बोर्ड ज्यादा नंबर देता है, कम नंबर देता है। तो ऐसे करके फिर इंटरव्यू फेज में पहुंचे थे। जैसे आप 12th फेल का अभी जिक्र कर रहे थे, उसमें दिखाते हैं कि बहुत नर्वस होते हैं, तो पूरी आपने मूवी देखी होगी, उसमें जो जर्नी है वो थोड़ा ऐसे फिल्मी वे में दिखाई है या समवट सिमिलर होती है? फिल्मी भी तो है थोड़ा, हाँ, बट लेकिन अच्छा लगता है वो वाला फिल्मी भी उतना चलता है मतलब। तो फिर नहीं सही है, उसका अच्छा था। बस इंटरव्यू में थोड़ा ज्यादा कर दिया था। बीच में होता है ना कि वो उठ के एक बार बाहर जाता है, फिर अंदर आता है दोबारा से वो लेटर पढ़ के, वो तो रियल में कभी पॉसिबल ही नहीं है। बस वो पार्ट खोल देता है। हाँ, वो जूते वगैरह खोल के, तो वो तो नहीं होता, रियलिटी में हो भी नहीं सकता। उतना पार्ट वो है, बाकी तो ठीक है, वो पूरी मूवी अच्छी है। अच्छा, फेवरेट सीन कौन सा है उसमें? फेवरेट सीन जब रिजल्ट वो देखती है ना लिस्ट में और फिर वो नीचे बैठ जाता है, वो मेरा फेवरेट सीन है। उधर गूज बम्स और रोना, मैं तो रो दी थी वो देख के। अच्छा, वो तो उससे पहले देखी थी सिलेक्शन होने से पहले। मेरे लिए क्या था ना, वो कहते हैं ना यूनिवर्स साइन देता है, तो क्या हुआ था जब मैंने एस्पिरेंट्स का सीजन 2 आया था, तो उसमें उसका इंटरव्यू दिखाते हैं, मतलब कि कहाँ पे उसने कहाँ पे दिया, बिल्डिंग में जाता है इंटरव्यू देता है। और फिर 12th फेल में भी वो बिल्डिंग दिखाते हैं जहाँ पे वो निकलता है एग्जाम देके। तो मेरा मेंस का सेंटर पड़ा था उस स्कूल में, तो मैं उस स्कूल को ना दोनों उसमें देखा शो में, तो मैं पहचान गई देखते ही। तो मैं कहीं ना कहीं सोचती थी कि शायद यूनिवर्स में साइन तो दे रहा है लेकिन फिर उसको मैं कंट्रोल कर लेती थी कि नहीं ऐसा नहीं है। तो अभी तो मेरे लिए हो गया कि चलो शायद साइन था मेरे लिए। हाँ, तो वो मेरे लिए बहुत और रिलेटेबल हो गया कि अच्छा इसने भी यही एग्जाम दिया है, यही इंटरव्यू दिया है। बिल्कुल, मतलब हो सकता है वो बहुत ऐसे कोइंसिडेंस हो, बट
हमें एक्चुअली वो चीज पॉजिटिव एनर्जी दे रही हाँ, होती है कि यार शायद साइन है ये कोई, करेक्ट, मैं भी वही। अच्छा, तो इंटरव्यू में जब आप गए तो जैसे एंटर करते हो तो क्या एक्सपीरियंस था आपका? मेरा मॉर्निंग 2 शिफ्ट होते हैं, एक होता है आफ्टरनून और एक फोरनून। तो मेरा आफ्टरनून शिफ्ट था। तो मैं, एक तो होता है ना सुबह से कि क्या खाओ क्या करो, तो मैंने कुछ खाया नहीं था, 3 केले खा के गई थी मैं अंदर। फिर लाइन में लगते हो, अंदर जाते हो, फिर आपका फोन आप ले जाओ, वो जमा करा लेंगे वहाँ पे। फिर उसके बाद आप अंदर पहुंचते हो। तो 24 पीपल जाते हैं आई थिंक एक उसमें शिफ्ट में। तो 6 के 4 ग्रुप में वो वहाँ पे डिवाइड कर देते हैं। आपको नहीं पता होता आप किस ग्रुप में हो, फिर आपको बैठा देंगे, क्योंकि 4 बोर्ड होता है जिस दिन इंटरव्यू ले रहा था मेरे वाले टाइम पे। तो फिर हम 6 के ग्रुप में इधर बैठे। वही मैं जो बता रही थी कि जैसे क्या होता है कि हमारा ग्रुप बहुत थोड़े जॉली नेचर वाले थे, तो अच्छा मजा आ रहा था। एक बहुत सीरियस ग्रुप था। फिर आप वहाँ पे बैठ के बात कर रहे होते हो और फिर उसमें लिस्ट आ जाती है, मतलब वो 5 नाम लिखे होते हैं। तो मेरा 5th नंबर था, तो मुझे ये पता था मेरा 5th पे आएगा स्लॉट। तो मैंने कैलकुलेट कर लिया था, हाफ एन आवर सब पे देंगे तो शायद 4 बजे मेरा नंबर आएगा। 1 बजे मैंने एंट्री हुई थी पहली वाली। जब गई ना तो मतलब तब भी हम थोड़ा पहले तो हम 1 घंटा तो हमें होता है, डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे साइन करते हैं, बहुत सारी फॉर्मेलिटीज पूरी करते हैं। तो बैठे थे तो मैं ना डर रहे होते हैं कि यार अभी बुलाने आएंगे। तो हमें ये नहीं पता होता हमारा बोर्ड कौन सा है उस टाइम पे, बिल्कुल भी। आप जब तक डोर के पास नहीं पहुंचते हो, बाहर जाते हो ना, जिस आपको वो लेके जाएंगे वहां पे ही आपको दिखता है कि कौन सा बोर्ड आपका इंटरव्यू लेगा। तो मैं जब गई ना, मेरे से पहले वाले जा रहे थे, तो मैं और 2 बच्चे थे लास्ट में। तो जब नाम बुलाने आते हैं ना, तो ऐसा वो लगता है कि जो एक बोलना नहीं चाहिए होता ना, यमराज का दूत हमारे लिए था वो, कि आ गया तुम्हारा बुलावा, अब चलो। तो हम ऐसे मजाक कर रहे थे आपस में कि ठीक है चीजों को लाइट रखेंगे। फिर मैं गई, मेरे से पहले जो थी मेरी उससे अच्छी बात हो रही थी। तो मैं जब रूम पे गई तो एक बोर्ड इधर, वहां पे डोर खुला था तो मुझे दिख रहा था कि इंटरव्यू चल रहा है इधर। तो वो देख के और डर लगना। फिर आगे बढ़ते जाते हो आगे, फिर मेरा बोर्ड का नाम दिखा, संजय वर्मा सर थे, तो उनका बोर्ड था, बैठा दिया वहाँ चेयर पे। तो उसको सब बोलते थे कि ये मतलब सबसे हॉटेस्ट सीट ऑफ द वर्ल्ड वाला उसको खिताब है, कि यहाँ बैठते होता तो आपके दिमाग में 10 चीजें चल रही होती हैं। तो वहां बैठी। फिर जो मेरे से पहले गई थी ना, वो बहुत हंसते हुए गई। तो मैंने कहा यार इसका तो अच्छा हो गया, मैंने कहा मेरी बैंड ना बजा दे वहां जाके ये लोग। तो मैं गई तो वो वहाँ पे टी कॉफी सर्व हो रही थी उनको, तो उन्होंने मुझे भी ऑफर किया वही चीज। तो फिर उसके बाद में बैठ के नॉर्मल कॉन्वर्सेशन से ही उन्होंने शायद मेरा हॉबी से ही उठा लिया। तो मेरा हॉबी में ही एक्सप्लोरिंग न्यू फूड ईटरीज था। तो उन्होंने पहले ही क्वेश्चन मुझसे ये पूछा था कि व्हाट वाज द लेटेस्ट थिंग यू एक्सप्लोर्ड, ऐसे करके। तो बहुत लाइट एटमॉस्फेयर करा सर ने, बहुत आराम से बहुत प्यार से बात कर रहे थे। मतलब वो इंटरव्यू फील नहीं हुआ कहीं पे भी, वो लग रहा था कि आपका ना क्वेश्चन आंसर चल रहा है। तो उनके माइंड में जो चल रहा है वो तो नहीं पता, बट वो बहुत स्माइल कर करके बहुत प्यार से बातें करते हैं। मैं उनकी पर्सनालिटी से बहुत इंप्रेस हुई थी। मैं बाहर निकल के भी, पहले तो मैं हंसते हुए निकली थी बाहर, और पर्सनालिटी से इतना इंप्रेस थी। मैंने बाहर निकलती इस दोस्तों को मैंने कहा यार संजय वर्मा सर ना पर्सनालिटी है इंसान की, कि लग रहा था कि कोई ऑफिसर बैठ के वहाँ पे क्वेश्चंस पूछ रहे हैं। और फिर निकलने के बाद रात में आते आते सेकंड थॉट्स आने लगे। पहले तो बहुत अच्छा लग रहा था कि सब अच्छा हुआ, रात में गलत तो नहीं बोल दिया, इस क्वेश्चन के आंसर ये देना था वो देना था, ऐसे चल रहा था। तो मैं ऐसे ही बेसिकली घूमने से ही ज्यादा क्वेश्चंस थे कि आप कहाँ घूमा है आपने, सबसे लॉन्गेस्ट डिस्टेंस जो आपने ट्रैवल किया हो अपने घर से। तो मैंने बोला उनको कि सर गोवा और ये वैष्णो देवी ये सब चल रहा था। फिर उन्होंने पूछा कि मुंबई में और गोवा में आपको एंथ्रोपोलॉजिकली क्या डिफरेंसेस लगे। तो बेसिकली वो ऑप्शनल को भी कनेक्ट कर रहे थे हॉबीज से, और ऐसे ऐसे करके क्वेश्चंस पूछ रहे थे। कॉमर्स से भी क्वेश्चन पूछे थे कि मतलब उस टाइम पे पेटीएम वाला सीन जो हुआ था उससे रिलेटेड क्वेश्चन आए थे। ये सारी चीजें थी। ओवरऑल बहुत मजा आ रहा था इंटरव्यू में ना। वो हंसते रहते, खुद में ही मजाक भी करते हैं, बहुत अच्छा लाइट एटमॉस्फेयर होता है। तो निकल के लगा कि चलो, मतलब वो 12th फेल वाला तो नहीं लग रहा था अंदर, लेकिन वो बस अच्छा था, जो भी था बहुत अच्छा था। सबसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन कौन सा लगा आपको? सबसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन मेरे लिए तो सबसे इंटरेस्टिंग यही था कि मतलब अपने घर से सबसे ज्यादा दूर आप कहाँ गए हो, मैं से पूछा। उसमें मैं थोड़ा सा ब्लंडर कर गई थी। मैंने बोला, क्योंकि मैं 3-4 महीना पहले मैं वैष्णो देवी गई थी, तो मैंने कहा सर वैष्णो देवी गई हूँ मैं, और कहीं पे बातों में मेरे से गोवा निकल आया था बाद में। तो उन्होंने कहा तो आपने तो लॉन्गेस्ट तो गोवा ट्रैवल किया है। तो फिर बगल वाले सर कहते, मेरे जो इधर थे, कहते अरे सर वो ना पैदल वाला डिस्टेंस भी काउंट कर रही है, उसने चढ़ाई भी तो की है ऊपर तक पहुंचने की। तो वो ना सब हंसने लगे। तो वहां पे वो मैं बच गई थी। तो ये था मेरे लिए इंटरेस्टिंग था कि मैंने कहा मैंने तो सोच ही नहीं सकती कि अच्छा घर पे बैठ के मेरे लिए इतना दूर कौन सा होगा जर्नी में, कहाँ गई हूँ मैं। क्योंकि वो थे कि अच्छा आपको घूमना पसंद है तो आप साउथ में कहीं नहीं घूमे हो। तो मैंने कहा नहीं सर साउथ नहीं गई। फिर मैं बताया कि लास्ट टू लास्ट ईयर गोवा गई थी। तो कह रहे गोवा भी आ गया है थोड़ा सा, साउथ में तो आप गए ही हो। तो ये क्वेश्चन बड़ा अच्छा था। जो इंटरव्यूज होते हैं, मतलब ऑब्वियसली जैसे यूपीएससी खुद एक्चुअली उसको इंटरव्यू बोलता ही नहीं है, पर्सनालिटी टेस्ट बोलता है। और सबसे यही सुना है कि उनका
ट्राई कर रहे होते हैं कि कंफर्टेबल करें उनको, और बीच में कहीं ऐसा लगा कि यार ये लोग प्रेशर देने की कोशिश कर रहे हैं? नहीं, मेरे केस में तो ऐसा नहीं हुआ था। बेसिकली वो बस पूछ लेते हैं, जो चीज नहीं समझ में आ रही होती है हम बोल देते हैं सॉरी सर नहीं आ रहा। प्रेशर नहीं था, बहुत लाइट एटमॉस्फेयर था, मतलब हंसते खेलते, समझ ही नहीं आया मेरे को वो आधे घंटे मेरे कब गए मुझे पता ही नहीं चला। तो उन्होंने जब वो बोला ना ओके तृप्ति ऐसे करके, तो मैं जब वो जाने का हुआ बस उन्होंने एक हफ्ता अरे आपने तो अपने चाय पकौड़े खाए ही नहीं बस ये बोला और फिर सॉरी सर करके मैं आ गई थी स्माइल करके। तो अभी मतलब कितने मार्क्स आए थे? मेरे 180 आए। 180 तो अच्छे मार्क्स हैं। जैसे मैंने कई लोगों से, मेरे फ्रेंड सर्कल में कुछ लोग हैं उन्होंने दिया, तो उनसे ऐसे प्रेशर देने की भी ट्राई करते हैं। हाँ एग्जैक्टली, मेरे से मतलब मेरे ग्रुप में भी जिन लोगों से सुना है ना प्रेशर बिल्डअप करते हैं, शायद मैं लकी थी या अनलकी जो भी वो, तो ठीक है कि मेरे पे प्रेशर बिल्डअप नहीं किया था, बट बहुत लोगों से मैंने ऐसा सुना है कि हाँ उन पे भी प्रेशर बिल्डअप किया था। अगर क्वेश्चन आ रहा है नहीं आ रहा, एक ही सेक्टर से ही क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, तो ये सारी चीजें मैंने भी सुनी है कि होता है। अच्छा वो मिला बेसिकली आपको बोर्ड? हाँ बोर्ड अच्छा था। तो मार्च से लेके जब तक रिजल्ट आता है तो कुछ पढ़ाई हो पाती है? मुझे याद है इंटरव्यू मेंस के बाद थोड़ा ब्रेक लिया था, तो उस टाइम पे नहीं पढ़ रही थी। मेंस तक तो लगातार पढ़ा, फिर उसके बाद घर चली गई, घर से आई तो इंटरव्यू का डेट था, पढ़ रही थी, लगातार पढ़ रही थी। 28 मार्च को आई थिंक लास्ट मैंने न्यूज़पेपर, अभी 28 मार्च, उसके बाद से मैंने पढ़ा नहीं है, जो कि मेरे को दोबारा उठाना है अभी। तो फिर उसके बाद से ना अब प्री आने वाला है, मैंने लाइब्रेरी में बता रखा था कि जैसे देना है, तो सबको क्या दिख रहा है कि ये तो घूम रही है, मतलब अभी चिल है, आज जा रही है, टाइम पे नहीं आ रही, पहले तो रेगुलर थी ये वो। तो इनफैक्ट बाद में दोस्त कह रहे थे कि हम तो तेरे को बोलने आने वाले थे, भाई सीरियस हो जा, तेरा तो वो आ रहा है। अब वो फिर उन्होंने कहा अच्छा हुआ नहीं बोला, वरना हमारे मुंह पे तमाचा पड़ जाता। तो वो था उस टाइम पे, फिर नहीं हुई बिल्कुल पढ़ाई। 28 मार्च को ही शायद मैंने लास्ट तब पढ़ा है, और फिर 1-2 दिन उठाया है बीच में न्यूज़पेपर, बट इतना सारा चीजें आ जा रही है ना तो वो उठ नहीं रहा। अब वो दोबारा हैबिट में डालना है, क्योंकि उसके बिना ना मुझे इतनी आदत हो गई कि अजीब सा लग रहा है पूरे दिन में। इनफैक्ट मैंने कल ही पढ़ा है इस गिल्ट से या इस रिग्रेट। हाँ। तो अच्छा, ये जो आपका सिलेक्शन हो गया, रिजल्ट आ गया, उसके बाद में एक्चुअली पोस्ट सिलेक्शन क्या क्या चेंजेस आए हैं? मेरे लिए इंटरनली तो मेंटली एक होता है ना कि एक रिलैक्सेशन बहुत बड़ा आ जाता है कि चलो, और उसको प्रोसेस करना, मुझे आई थिंक अब जाके तो प्रोसेस कर लिया कि हाँ इतने हो गए, क्योंकि उतना लंबा सफर था ना, तो वो चीज़ को एक्सेप्ट करना रियलिटी की हाँ अब हो गया है, अब आगे नहीं देना है अटेम्प्ट और वो सारी चीज़ें, तो वो बहुत रिलैक्सिंग जो मेरे लिए था वो था इंटरनली। एक्सटर्नली क्या हुआ ना, बहुत सारे चेंजेस आ गए कि अब जहाँ से पहला जो रिजल्ट वाला दिन शायद मैं खुद को टाइम, उसके बाद से आज तक का दिन है, मैं खुद को टाइम नहीं दे पाई हूँ अच्छे से कि एक दिन मैं खुद के लिए निकाल के ऐसे आराम से बैठ जाऊँ। उस दिन तो इतने कॉल्स कि मेरा फ़ोन शायद रात भर चला है, नेक्स्ट डे भी चला है, उसके बाद भी चला है। तो वो चीज़ें, घर मेरे पापा के पास भी उतनी ही इक्वली कॉल्स है, उससे ज़्यादा ही है, क्योंकि वो थोड़ा सोशली ज़्यादा, एक छोटे शहर में क्या होता है ना कि और ज़्यादा नाम हो जाता है कि अगर किसी का एग्जाम, हाँ इंटरकनेक्टेड होते हैं, तो वो सारी चीज़ें एक्सटर्नली, मतलब जिन लोगों ने जब ताने मारे होंगे तो उनकी अब लैंग्वेज बिल्कुल ही चेंज हो गई है कि नहीं ऐसा है, ये है, वो है। तो वो सारी चीज़ें एक टाइम पे मेरे लिए ऐसा हो गया था कि मतलब जो लोग मुझसे शायद कभी बात नहीं हुई होगी ना, वो भी बात कर रहे थे, मैं इरिटेट भी हो रही थी खुद से। वो चीज़ को कंट्रोल किया बहुत ज़्यादा कि नहीं आप मतलब काम रहो, इसमें कंपोज रहना सीखो। तो मेरे लिए ऐसा हो रहा था कि अभी मत बात करो, थोड़े टाइम बात कर लो, मुझे मेरे लिए टाइम दे दो। तो वो सारा था, बहुत सारे चेंजेस आए, अच्छा लग रहा है नो डाउट। मैंने कहा इसी दिन के लिए तो वो किया था कि हाँ फाइनली ये दिन आए। तो जब दिन आ जाता है ना, फिर आपको शायद मतलब आप सोचते कुछ और हो। मेरे लिए था कि मैंने 12th फेल जब देखी और एस्पिरेंट देखी, मैं खुद रोई हूँ उधर, उनके रिजल्ट्स पे बहुत रोई थी वो फील करके। तो मुझे ये पता था मेरा जब कोई बोलेगा ना हो गया, मैं बहुत रोऊंगी। शायद मैं 2 मिनट भी नहीं रोई थी, मेरे आंसू ही रुक गए हैं। मुझे उस दिन के बाद से रोना नहीं आ रहा, नम हो गई हूँ मैं, और मैं रोना चाहती हूँ फिर भी मैं अभी तक नहीं रोई हूँ। मेरे लिए वैसा फेज हो गया ये, टाइम ही नहीं मिल पा रहा। नहीं मिल। अच्छा, तो घर पे अभी तो बहुत सारे रिश्ते भी आ रहे होंगे शादी के। ये सबसे पहले आना स्टार्ट होता है यूपीएससी एस्पिरेंट को। ये तो पता नहीं है, ऐसा तो घर वाले नहीं, घर वाले पेरेंट्स अपने लेवल पे ही निपटा देते होंगे, नहीं अभी तो बिटिया थोड़ा हाँ ये है सर्विस में जाएगी, देखेंगे अभी तो। पहले सोच रहे होते हैं लेकिन अभी तो कि अब तो नहीं, अब तो बन गई है, देखते हैं। वो मतलब क्या था ना, मेरे भाई में मुझ में 9 साल का गैप है। तो अब क्या हुआ कि मैंने पहले ही मम्मी को कहती थी पापा को कि आप मुझे पढ़ा दो, इसको तो मैं पढ़ा दूंगी, फाइनेंशियली मैं सपोर्ट कर दूंगी मुझे। तो वो टाइम ना कब वो 12th अभी दे दिया उसने, तो मैं मेंटली ऐसे होती थी कि यार ये तो ना बड़ा होता जा रहा है और मेरा तो कुछ हो ही नहीं रहा अभी। तो वो मैंने प्रॉमिस भी कर रखा है, तो अब जाके वो हो गया। क्योंकि आप बड़े होते हो ना, तो आई थिंक और जिम्मेदारियां होती हैं कि थोड़ा फैमिली को भी सपोर्ट करना है और छोटे सिबलिंग्स को भी सपोर्ट करना है। तो अब मैं बच गई उस चीज से, अब वो कुछ नहीं बोलेगा। वरना ऐसा होता है ना, थोड़ा लिमिटेड जब होते हैं पैसे, तो मेरे पास आए यहाँ पे
तो मेरा भाई अंदर अंदर तो मुंह बनता रहता था उसका कि इसको दे देते हैं सारा, इसको दे देते हैं, मेरा मेरा भी खर्चा आएगा, वो है। तो अब जाके वो शांत रहता है। मैं एक दूध की थैली भी लाती थी ना, तो मैं बताती आज मैं दूध लेके आई हूँ, तो उसका ना अंदर से तो मुंह बनता था। तो अब मैं उसको चिढ़ा के बोलती हूँ, मैं कहती हूँ दूध की थैली लेके आई, कहते अब तो तुम ले सकती हो, अब तो मैं कोई कुछ नहीं बोलेगा। उसने भी टॉप किया ना अभी स्कूल। हाँ, उसने अभी स्कूल में टॉप किया। आई थिंक तुमने पोस्ट किया, स्टोरी डाली थी। एग्जैक्टली, कोइंसिडेंस ऐसा है कि 10 साल पहले ही मेरा रिजल्ट में मैंने टॉप किया था स्कूल को, और 10 साल 2014 के बाद 24 में अब उसका है। सिग्नल्स हैं, सिग्नल्स है। प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, इनफैक्ट कुछ भी आप कर रहे होते हैं अलग और उसमें सक्सेसफुल नहीं हो रहे होते तो ऑब्वियसली सराउंडिंग नॉइज भी होती है। वो किस तरह की होती है? वो यही होती है कि जब नहीं हो रहा होता ना, तो सबको आपकी नेगेटिव चीजें दिखेंगी। आप थोड़ा भी कुछ कर रहे हो अलग से पढ़ाई के अलावा, तो सबका ध्यान उसी पे जाएगा कि हाँ इंसान खाने ही जा रहा है, इंसान घूमने ही जा रहा है, इंसान कुछ नहीं कर रहा, उसको अपने माँ बाप की मजबूरियां नहीं दिख रही, वो चीजें होती हैं। और जब हो जाता है ना, तो उनको लगता है कि नहीं ठीक है, आप कर रहे हो, चीजें अच्छी कर रहे हो, ये होता है। तो मतलब वो ताने उसी तरीके के हैं। मेरा ऐसा है कि मतलब वही वर्क हार्ड इन द साइलेंस, लेट योर सक्सेस मेक द नॉइज वाला चलता है कि हाँ शांति में करते रहो, काम एंड कंपोज रहो और बहुत डाउन टू अर्थ रहो। मेरा कोशिश ही यही है कि मैं जितना डाउन टू अर्थ, मेरे ना अभी इंस्टा पे जितने मैसेजेस भी आते हैं ना, बहुत रिक्वेस्ट अभी पेंडिंग है। मैं पढ़ती हूँ ऊपर से कि मैम प्लीज गाइडेंस वाला, तो मैं ट्राई कर रही हूँ सबको रिप्लाई करने का, बट एक टाइम बाद ना शायद मैं ही थक जाती हूँ 1-2 घंटे रिप्लाई करके, फिर मुझे होता है कल करूंगी। तो वो सारी चीजें हैं कि बहुत अपने आप को वो रखना चाहती हूँ, क्योंकि इतना फेस किया है ना लाइफ में, तो देखा है कि मतलब आपका बुरा वक्त आए तो भी शांत रहो, और अच्छा वक्त रहे तो मतलब याद करो कि एक टाइम बुरा वक्त भी आया था, तो वो चीजें लेके बढ़ो आगे। वही बैक टू द क्वेश्चन मैं आपसे पूछा था कि इस जर्नी ने क्या क्या आप में ऐड किया? तो वही पहले था कि मतलब मस्ती करते रहो और पढ़ते रहते थे। फिर जब यहाँ यूपीएससी, क्योंकि ना बचपन से ऐसा सीखा है कि आप इसके लिए अलग से ही मेहनत चाहिए, अलग लेवल मेहनत चाहिए, तो सब कट आउट कर दिया। तो फिर दोबारा दोस्त, तो ये याद मतलब रियलाइज हुआ कि दोस्ती बहुत इंपॉर्टेंट है इस जर्नी में। आपको दोस्तों से बहुत सपोर्ट मिलता है, मतलब हर लेवल पे आपको सपोर्ट करने के लिए अच्छे दोस्त होने चाहिए। बस आपको पहचानना आना चाहिए कि कौन आपका दोस्त एक्चुअल में है और कौन नहीं है। कैसे पहचानते हैं? मतलब ये धोखा खा के ही पहचानता है इंसान। मेरे लिए तो यही हुआ कि जब खुद के सामने देखा ना, धोखे मिले हैं, तो रियलाइज हुआ कि भाई ये इंसान दोस्त नहीं है, ये तो पीछे से सुनने को मिलता है, अच्छा आपके लिए ये बोला है, तो आपको रियलाइज होता है। वो ये सारी चीजें हैं। तो अभी मतलब समय सबके साथ हंसते खेलते फिर पता चल गया धीरे धीरे कि अच्छा कौन दोस्त है कौन नहीं है। और फिर ना अब पर्सनैलिटी ऐसी हो गई है कि थोड़ा सीरियसनेस लाना है, तो पोस्ट ऐसी, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऐसी है, तो उसमें मेच्योरिटी भी चाहिए। फिर ऐसा मस्ती करने का भी मन करता है। अब मैंने जैसे कल रील डाली है ना, आपने शायद देखी होगी, वो जो रिलेटिव ताने वाला, तो मतलब रात भर सोच रही थी कि गलत तो नहीं कर दिया डाल के, गलत तो नहीं कर दिया। तो वही चीजें, दोनों को बैलेंस करना। पहले आपको था कि आप कुछ कर लो, जैसे मस्ती कर लो, कोई क्या है, अब उसके साथ एक रिस्पॉन्सिबिलिटी जुड़ रही है ना, तो वो चीजें चलती रहती हैं कि उसको कितने लेवल पे कहाँ मेंटेन करना है। तो इन 7 सालों में यही, एक तो फेलियर्स को झेलना सीखा है, फिर अब खुशियां बहुत हो जाएं तो भी ओवर एक्साइटमेंट उसको कंट्रोल करना है, दुख को भी कैसे अच्छा रखना है, मतलब अपने आप को काम कैसे रखो, ये सारी चीजें इस जर्नी में सीखने को मिली। पूरे इकोसिस्टम को देखोगे, यूपीएससी या एस्पिरेंट वाला है, तो उसमें एक जो मेन चीज है अभी ये होगी कि एस्पिरेंट के साथ साथ में टीचर्स और कोचिंग्स, ये सब भी सेलिब्रिटी बनते जा रहे हैं। ऑब्वियसली इंटरनेट का कल्चर ही वैसा है, लेकिन उसकी वजह से हो क्या गया है कि अब हर किसी की एस्पिरेशन बढ़ती जा रही है, हर कोई पेरेंट्स आ रहा है कि उनके बच्चे बढ़े, और कोचिंग का जो बिजनेस है वो बड़ा होता जा रहा है। यहाँ आप इसको कैसे देखते हो, जो कोचिंग वाला इकोसिस्टम है? वो वही है कि मतलब जब एस्पिरेंट्स और ट्वेल्थ फेल स्पेशली, क्योंकि उसको मूवी एज अ मूवी लोगों ने देखा ना, तो एक फिर से क्रेज आ गया सिविल सर्विसेज की तरफ। अब क्या कोचिंग इंडस्ट्री, मतलब अगर कोई कुछ है, जेन्युइन कोचिंग्स भी हैं जो आपकी हेल्प कर सकती हैं, बट जो बड़े बड़े नाम हो गए ना, वो ब्रांड के पीछे ज्यादा भागते हैं। और फिर मैंने ये देखा है कि वो ले लेते हैं बच्चों को, फिर शायद पढ़ाते हैं, नहीं पढ़ाते हैं, बहुत सारी चीजें ऐसे सुनने में आती हैं, तो वही गलत है। अब उसको किस लेवल तक, जैसे अभी कुछ केस भी हुआ था कि मतलब वो फोटोज लगा देते हैं ना, और फिर उसमें अब तो वो मेंशन करते हैं अच्छा किस प्रोग्राम के थ्रू हुआ, सिर्फ एक मॉक दिया तो भी वो लिख देंगे हमारे इंस्टीट्यूट का है। जो नए बच्चे आते हैं ना, स्पेशली जो 12th क्लास में होते हैं या जो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर, जिन्होंने मतलब फर्स्ट अटेम्प्ट एक भी दिया नहीं है, तो वो ना इस बहकावे में आ जाते हैं। जो इनको जो ORM में रह रहे, मुखर्जी नगर, या 1-2 अटेम्प्ट दिए, उनको रियलिटी पता है कि अच्छा कोचिंग में ये क्या चल रहा होता है। तो ये इस चीज पे कुछ तो होने चाहिए रिस्ट्रिक्शंस, क्योंकि लोगों का मेहनत का पैसा होता है जो यहाँ पे आके वेस्ट हो रहा होता है। अच्छा, तो इंटरेस्टिंगली मेरी जो यूपीएससी की जब मैं कोचिंग कर रहा था 2018-19 में, तो मैं जिस बैच में था उसमें एक लड़की आती थी, और बच्ची सी सबसे अलग दिखती थी, छोटी सी बच्ची है ना कि अलग ही। तो उसको पूछ ही लिया एक दिन टीचर ने कि बेटा कहाँ पढ़ते हो, उसने पूछा। तो उसने बोला कि मैं DU में हूँ, फर्स्ट ईयर में थी वो। मतलब अब
देखो कि कितना ज्यादा, या तो पेरेंट्स ने बोला होगा या खुद ही हाईली मोटिवेटेड होगी कि कॉलेज की जो मेमोरीज हैं, जो लाई है, उसको मिस आउट करके वो उसमें पढ़ रही है। तो ये मुझे भी समझ टोटली अग्रीड ये वाला। तो मेरा फेथ, जब मैंने ग्रेजुएशन किया है ना, मैं मेंटली थी कि ये 3 साल तो कुछ नहीं, मतलब मुझे घर से भी सब बोलते थे जहाँ मैंने कि मैं ये तो पढ़ इसी टाइम से स्टार्ट कर देती तो ज्यादा। मैंने एक कान से सुन के निकाला था क्योंकि मुझे पता था ये 3 साल कभी लाइफ में वापस आएंगे ही नहीं, चाहे मैं जितना ट्राई कर लूँ। और इतनी ब्लेसिंग से मिला है DU का एटमॉस्फेयर, तो मेरे को था एंजॉय करना। मैं एक बार अभी रिसेंटली किसी इंस्टीट्यूट पे टॉपर्स टॉक में गई थी, तो उधर भी ना बच्चे, वो DU के बच्चों को उन्होंने बुलाया। DU ने अभी शायद नई सोसाइटी बना ली है सिविल सर्विसेज की, तो उधर के बच्चे आए थे। तो मैं यही सोच रही थी, अभी तो फर्स्ट ईयर में है वो, ये परेशान है कि UPSC के लिए क्या करना है, कैसे करना है। तो मैं सबको एडवाइस यही किया कि मतलब उनको तब भी मन था, मैंने कहा अगर इतना ही पढ़ना है तो NCERTs कर लो, थोड़ा पढ़ते रहो, साइड बाय साइड बेस बनता रहेगा, बट प्लीज कॉलेज लाइफ को एंजॉय करके आओ यहाँ पे, क्योंकि वो दोबारा नहीं मिलता वो फेज। हाँ, मतलब लोगों को यही लगता है कि पढ़ने से ही सब कुछ हो जाता है, बट आपको नहीं लगता कि आपकी पर्सनैलिटी के बहुत सारे ट्रेट्स हैं जो आप कॉलेज में मौज मस्ती करके आप में आते हैं वो, और आपको पता भी नहीं चलता है, और वो बाद में हेल्प करेंगे आप में। अगर कोई सोसाइटी भी ज्वाइन की है ना, अगर आप आगे भी बढ़ोगे तो आपको इंटरव्यू फेज में हेल्प कर देगा वो। इंटरव्यू में हेल्प करता है, आप जितना घुलते मिलते हो, घूमते हो, मौज मस्ती करते हो, आपका पर्सपेक्टिव एग्जैक्टली चेंज होगा। नहीं तो आप सिर्फ पढ़ने के पॉइंट ऑफ व्यू सोचोगे ना। वही। तो आपने जब कॉलेज टाइम में थे तो बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स भी खेले होंगे, उनके बारे में कुछ बताइए। कॉम्पिटिशन्स में मतलब इंटर कॉलेज वगैरह होते थे, वो किया है। और उसके अलावा कि बगल के कॉलेजेस से जो मैचेस हो गए, फ्रेंडली मैचेस मोस्टली होते थे। मोस्टली हमारा कॉलेज ना इंटर कॉलेज, मतलब DU का क्या है कि वो इंटर कॉलेज के लिए ही प्रिपेयर कर रहा होता है कि अगर आपका फर्स्ट सेमेस्टर में हो गया तो प्रैक्टिस आपकी बंद हो जाएगी, सेकंड में होता है तो और मजा आता है कि आगे तक कंटिन्यू करता है। फिर उसके बाद उसके अलावा हमने एक खेला था, शिवनादर खेला था यूनिवर्सिटी, उसमें हम सेकेंड आए थे। एक बार किरोड़ीमल, एक बार फर्स्ट ईयर में खेला था किरोड़ीमल कॉलेज में, एक टूर्नामेंट था, उधर हमारा शायद हम सेकेंड आए थे। फिर एक बिट्स पिलानी खेला था जब, तो बिट्स का जो तब वहाँ पे घूमने गए थे, तो वो कैंपस और वो लाइफ, उसमें बहुत मजा आया था कि हम साइकिल लेके घूमने चले जाते थे। फ्रेंड्स 1-2 थे वहाँ पे, तो उनकी साइकिल ली, घूमने गए। तो मजा आता है कि आप जा रहे हो टीम के साथ, डिस्कशन हो रहा है कि अलग से मीटिंग हो रही है, क्या करना है, कैसी स्ट्रैटेजी लेनी है, कौन खेलेगा कौन नहीं खेलेगा, कौन बेंच पे बैठ रहा है, तो मजा आता है। कभी लड़ाई हुई है स्पोर्ट्स में खेलते टाइम? स्पोर्ट्स में ऑन ग्राउंड टचवुड हमारी टीम की नहीं हुई। बात ऐसे लड़ाई नहीं, ऐसे कभी कभी बातों बातों में अपन किसी को टीज कर रहे होते हैं ना, किसी दूसरे प्लेयर को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए या कुछ करने। नहीं हुआ, ये नहीं हुआ। तो ये बहुत अच्छा था, मतलब थोड़ा बहुत हो जाता है धक्का मुक्की वाला, बट उसको लड़ाई के लेवल पे तो नहीं लेके गए, वो वहीं सॉर्ट आउट हो जाता कोर्ट पे ही। अच्छा, तो जैसे स्पोर्ट्स में हम लोगों के टाइम भी एक्चुअली हमारी जो गर्ल्स टीम थी उसमें एक इश्यू ये था जिसके मैंने कभी बाहर किसी भी इवन एथलीट को भी डिस्कस करते हुए नहीं देखा, कि कई बार एक्चुअली क्या होता है कि गर्ल्स के पीरियड और कॉम्पिटिशन क्लैश हो जाता है, तो उसको कैसे मैनेज करते हैं? बहुत वो इसमें दिक्कत सबसे ज्यादा क्या होती है कि एक तो सबका फ्लो और पेन का डिफरेंस होता है। जैसे मुझे बहुत पेन होता है, कुछ को नहीं होता है, तो पहले तो ये, फिर उसमें मेडिसिन। कुछ के लिए क्या होता है कि कोच से ओपनली बोल देना कि आज प्रैक्टिस नहीं करेंगे, बहाने मार लेते हैं तो नहीं समझ में आता, तो वो उस चीज को कि सर आज डाउन हूँ, आज नहीं करनी प्रैक्टिस, वो चीज है। फिर आप जब आपका बाहर टूर्नामेंट होता है ना, सबसे ज्यादा वॉशरूम की दिक्कत आती है कि एक तो वॉशरूम्स अच्छे नहीं मिलते, फिर साफ नहीं मिलते, फिर कहीं कहीं डस्टबिन नहीं मिलता, तो ये बहुत ज्यादा दिक्कतें हो जाती हैं उस टाइम पे। और फिर आपको देखना होता है कि कहीं पे स्पॉट ना लग जाए, ये सारी चीजें बहुत बहुत दिक्कत होती है इस टाइम पे। लेकिन वही है कि मतलब क्योंकि ग्रुप होता है ना, टीम्स के साथ मिलके सब अपनी ओपनली यहाँ पे डिस्कस करके फिर सॉर्ट आउट हो जाता है। दिक्कत तो डेफिनेटली होती है। हाँ, मतलब टू बी ऑनेस्ट, मतलब जैसे मेरी भी इसका बारे में बहुत डिटेल डिस्कशन किसी से हुआ नहीं है, बट अब आप जैसे मुझे पता चल रहा है तो मुझे लगता है कि अच्छा, जैसे मैं किसी स्पोर्ट फेस्टिवल का कॉर्डी होऊंगा, तो मैं हमेशा मेक श्योर करूंगा कि यार हर वॉशरूम में डस्टबिन हो, क्रॉस चेक करेंगे, मतलब तो मुझे लग रहा है कि जैसे जैसे इन चीजों के बारे में ओपनली बात होने लगेगी तो आई थिंक इकोसिस्टम को भी पता रहेगा कि अच्छा कैसे क्या डस्टबिन होना चाहिए, सैनिटरी नैपकिन अलग से होनी चाहिए कि अगर किसी को इमरजेंसी पड़ जाए, और पेन किलर्स जो होती हैं वो सारी भी अलग से प्रोवाइडेड होनी चाहिए कि आप कहीं जा रहे हो ना तो उनको ले लो। और एक रेस्ट रूम टाइप भी कहीं ना कहीं होना चाहिए कि अगर किसी फीमेल को दिक्कत है ना, जाके वहाँ पे रेस्ट कर सके। ये सारा बहुत इंपॉर्टेंट चीजें, आई थिंक स्पोर्ट्स टाइम में ये चीजों की थोड़ी सी कमी थी। आपके साथ हुआ कभी कि क्लैश हो गया, कंपटीशन हो जाता है, मतलब कभी फ्रेंडली मैचेस और उधर क्लैश हो जाता है। फिर वही होता है, मेरे लिए तो पहले तो अनकंफर्टेबल हो जाता है कि किसी कोच को बताना कि ऐसा है, तो अपन क्या करते हैं ना, खुद ही वो पेन किलर ली और खेल लेते हैं, पता नहीं चलता। पेन किलर की बात तो बिल्कुल नहीं पता चलता।
तब तक की दिक्कत है। कोचेस के साथ भी एक्चुअली हाँ, ओपन हाँ। डिस्कशन होता नहीं है, अगर लकीली कोई फीमेल हो हाँ, तो वो तो समझ जाए। बता देते हैं। हाँ, वैसे मेल कोच भी समझते हैं, बट उनको ओपनली बताने तक की जो झिझक होती है ना, वो रह जाती है बस। इन जनरल इंडिया में कैसा लगता है कि हम कहाँ हैं, कहाँ स्टैंड करते हैं इस चीज में? अभी तो हम बहुत पीछे हैं आई थिंक, मतलब थोड़ा तो आजकल की जो जनरेशन है ना वो तो फिर भी है, बट मुझे अभी भी लगता है बहुत पीछे। इनफैक्ट घर पे ओपनली अभी भी डिस्कस मैं तो शायद कर लूँ अब, और फिर अभी भी ऐसा है, मम्मी मेरी ऐसी है, अभी भाई के सामने वो चीज़ नहीं बोलेंगी, तो वो चीज़ें बदलने में बहुत टाइम लगेगा, और आई थिंक वो बदलना चाहिए, क्योंकि इट्स नेचुरल। आप तभी इस लाइफ में आए हो जब ये प्रोसेस हुआ है, तो उस चीज़ को समझना। अब कुछ लोगों को लगता है मूड स्विंग्स हैं, ये है, बोल दिया, ये तो बहाने होते हैं, लेकिन लिटरली होते हैं, मूड स्विंग्स होते हैं, पेन होता है, वो बहुत अनबेरेबल होता है। मुझे तो बहुत, मैं तो खड़ी नहीं हो पाऊंगी जिस दिन होगा, तो वो सारी चीज़ें इंसान को समझनी चाहिए, और ओपनली डिस्कशन इस पर होना चाहिए। मतलब पहले की जो फीमेल थी ना, क्या था कि उन्होंने मतलब शायद उनमें थोड़ा सहने की शक्ति ज़्यादा थी, और उतना बाहर जाके उन्होंने काम नहीं किया। तो अब जब बाहर फीमेल आ रही हैं, जॉब कर रही हैं, सब 9 to 5 जॉब वो भी कर रही हैं, तो हाथ बटाना चाहिए। लापता लेडीज अभी आई है मूवी, देखिए आपने, बहुत प्यारी ना, तो उसमें कुछ एक ऐसे 1-2 हैं सीन्स जहाँ पे वो मम्मी होती है ना, अपना खाना, फेवरेट खाना भूल जाती हैं, वो सारी चीजें, तो वो चेंज होना चाहिए। मतलब उस मूवी से ये सीख मिलती है कि हाँ ठीक है, लेडीज का जो पॉइंट है वो इंसान को समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है। मतलब बहुत चीजें हैं जो मुझे लगता है सुधरने की जरूरत है। True. अच्छा, तो आपका जो लोकल जगह है जहाँ से आप आते हो, गोंडा से, उसके बारे में कुछ बताइए कि वहाँ क्या, किस तरह के लोग हैं, क्या कल्चर है, क्या एस्पिरेशंस है लोगों की? लोग तो बहुत स्वीट है, बट जो बाहर का पर्सपेक्टिव मुझे कैसी बोली है उधर की? बोली कैसी? अवधी बोलते हैं वहाँ पे, जैसे अवधी कोई लैंग्वेज। जैसे कुछ आप बता दे। जैसे कि अगर जैसे तुम क्या कर रहे हो को बोलेंगे तू क्या करत ही हो, अच्छा। और ये चीज बहुत अच्छी लग रही है, ये बहुत नीक लागत है, Okay. ऐसे करके वो अवधी का अवध का पार्ट है, तो अवधी का वहाँ पे टोन है। तो जैसे अब तुलसीदास जी ने रामचरितमानस लिखी थी ना, वो अवधी है, और वो वहीं पैदा हुए थे गोंडा में। तो ये मतलब लोग वहाँ के बहुत अच्छा, गोंडा में पैदा हुए थे तुलसीदास जी, पतंजलि वो वहाँ पैदा हुए, और आपने वो स्वामी नारायण मंदिर है ना, वो अक्षरधाम वाला, उनके जो डेटी हैं वो वहाँ पैदा हुए हैं। तो ऐसी पर्सनालिटी इंटेलेक्चुअली बहुत हाई ग्राउंड रहा। हाँ। और प्रेजेंट टाइम के लोग हो कोई? प्रेजेंट टाइम में तो यूपीएससी में तो अवध ओझा का जिक्र होता है कि वो वहां से हैं, वो मेरे ही स्कूल से पास आउट हैं, और उसके यही है, ये थोड़े फेमस। और पोएट्री में एक है अदम गोंडवी जी हैं, तो उनकी एक फेमस लाइन भी आपने सुनी होगी शायद, कि काजू भरी प्लेट में विस्की गिलास में उतरा है राम राजे विधायक निवास में। तो वो सोशल सोसाइटी के इश्यूज जो होते थे ना, उस पर बहुत लिखते थे। तो उस टाइम पे एक डीएम होते थे गोंडा में, जब अदम गोंडवी सर से मैं शायद 2nd या 3rd क्लास में थी, तो वो मेरे घर आए थे, तो बचपन में, तो मैं मतलब मम्मी भी नहीं जानती थी, पापा जानते थे। तो पापा के एक फ्रेंड उनको लेके आए थे, उनको कहीं जाना था, लखनऊ जाना था, तो पापा के फ्रेंड को था कि थोड़ा यहाँ 2 मिनट बैठेंगे फिर चले जाएंगे। तो वो बैठे थे ना, तो मम्मी कहती है ये भी थोड़ा बहुत लिखती है। तो मैंने उस टाइम पे थोड़ा, मैं एक्चुअल में लिखती थी, तो मैंने बस एक लाइन लिखी थी, फूल खिले भाई फूल खिले, इस धरती पे फूल खिले, ऐसे करके मैंने पोएम बनाई थी। 2nd क्लास में थी, मम्मी ने वो दिखा दी, तो कहते हैं हाँ अच्छा है और अच्छा कर सकती है अभी, ऐसा बोल के वो गए थे। तो वो मेरे लिए था कि बहुत बड़ी पर्सनालिटी, उनको बाद में पता चला कि एक डीएम थे हमारे यहाँ, डीएम राम बहादुर जी, तो उस टाइम पे उन्होंने बहुत हाईलाइट किया था अदम गोंडवी जी को। उनके नाम से अब मैदान है गोंडा में, तो अब लोगों को पता है वो सारी चीजें, उनको बहुत रिस्पेक्ट दिलाई उन्होंने आफ्टर हिज डेथ। तो वो सारी चीजें देख के लगता है कि नहीं, मतलब डीएम कुछ अच्छे काम भी करते हैं, बहुत इम्पैक्ट अच्छा डाल सकते हैं सोसाइटी पे। तो अच्छा, तो अवध ओझा आपकी स्कूल से पढ़े हुए हैं? हाँ, उनके बारे में कुछ बताओ अगर आपको कुछ पता हो। मुझे तो ऑनेस्टली पता ही नहीं था, मेरे को पता भी कैसे चला। मैं 2019 में मेरे को स्कूल से इनविटेशन आया था कि विमेंस डे पे एक इवेंट करने वाले हैं, तो सर ने कहा था कि आपको भी एक बार फेलिसिटेशन कर देंगे कि आपने 2014 में टॉप किया था। तो मैंने कहा ठीक है, तो मैं आई थी, अवध ओझा सर को बुलाया था, और एक सम त्रिपाठी थे, वो सीडीओ थे, चीफ डेवलपमेंट ऑफिसर गोंडा के, तो उन तीनों को बुलाया। तो मैं अपने सर से पूछा, मैथ्स वाले, जब मैं पहुंची स्कूल में, मैंने कहा सर कौन आ रहे हैं? उन्होंने कहा एक टीचर हैं, पढ़ाते हैं, ऐसे करके। तो मेरे को लिटरली बिल्कुल आइडिया नहीं था कि अवध ओझा कौन है। तो फिर उसके बाद में मैं मिली भी थी उनसे हाय हेलो सब कुछ हुआ।
तो उन्होंने बताया कि बहुत शैतान थे, मतलब स्कूल में जब वो अपना स्पीच दे रहे थे कि बहुत शैतानी करते थे और ऐसे। तो जो हमारे यहाँ के जो वो था ना स्टाफ स्कूल का, जो क्लीनिंग स्टाफ था, उनको उन्होंने पैसे भी दिए थे उनकी बेटी की शादी के लिए उस दिन वहाँ पे आके। तो बाकी सारी चीज़ें बताई। तो उसके बाद जाके मुझे समझ में आया था कि अवधूजा बहुत बड़ा नाम है। तब तक मुझे आइडिया नहीं था, बस मुझे ये बताया था किसी ने, सर ने, कि ये हिस्ट्री पढ़ाते थे बाजीराम में, तो ये इतना पता था। तो ऐसे पता है कि हाँ ठीक है, बहुत वैसे थे वो भी, थोड़ा बैक बेंचर टाइप और मस्ती वस्ती करने वाले और वैसे टाइप के इंसान वो बताए जाते हैं। नहीं, उनकी आपने वीडियोस देखी है कभी? अब तो देखती हूँ, वही रील्स और शॉर्ट्स में जो आ जाती है वो देखती हूँ, प्रॉपर कोई वीडियो ऐसे पूरी नहीं देखी मैंने उनकी। मैं उनसे पढ़ा हूँ और कैसे तो थे? उनकी क्लास के 2.5 घंटे कब निकलते थे पता ही नहीं चलता था। और आई थिंक सब बच्चे भी वो आते थे उनकी क्लास में, और मुझे लगता है पढ़ने से ज्यादा है ना वो बातें fun, सुनने ना, हाँ, क्योंकि आपका एक लाइट मूड हो जाता है। इट्स लाइक कि आपने एक मूवी देख ली है कोई। अच्छा। क्योंकि पढ़ाई तो आप कर ही रहे हो, और वो उनका वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ाते थे, तो वो तो बहुत एक मेंस में एक क्वेश्चन आता है सिर्फ ओनली वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ाते हैं वो? हाँ, वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ाते थे, लेकिन उनका जो तरीका था अच्छा। पढ़ाने का, वो एकदम देसी तरीके से पढ़ाते थे, और कुछ भी बोल देते थे, कुछ भी। और पॉलिटिक्स में भी बहुत इंटरेस्ट है उनका। हाँ, उनको पॉलिटिक्स में और वो एक चीज बहुत बोलते रहते हैं, राजा मेंटेलिटी। अच्छा, तो ये जो पूरी जर्नी में आपके जो भी फ्रेंड रहे हैं, या इनफैक्ट पूरी उससे पहले भी आपने डीयू किया है, सब किया है, तो हम कुछ भी करना जाते हैं तो एक जो भी आपको फ्रेंड्स की कमी महसूस हुई हो कभी, तो इन जनरल लाइफ में फ्रेंड्स कितने इंपॉर्टेंट है? बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब फ्रेंड्स आर द फैमिली यू क्रिएट बाय योर ओन सेल्फ वाला चीज है कि आप अपने हिसाब से जो चुनते हो वो फैमिली आपकी बनती है। तो फ्रेंड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आई थिंक जो चीजें आप फैमिली में नहीं शेयर कर पाते हो खुल के, जो आपका एक रियल पर्सनालिटी आती है ना, मुझे लगता है वो खुल के फ्रेंड्स के सामने ही निकल के आती है। उनको पता होता है कि अच्छा ये इसका एक्चुअल नेचर क्या है, क्योंकि फैमिली में थोड़ा बाउंड्री सेट करते हो कि मुझे ऐसा बिहेव करना है, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइक मेंटली आपको जो पॉजिटिविटी देता है ना, फ्रेश माइंड जो होता है, आप जितना भी घर में वो हो, नेक्स्ट डे स्कूल टाइम में क्या था, सोशल मीडिया था नहीं, तो घर में जो भी मार पड़ी डांट पड़ी तो ऐसा होता था नेक्स्ट डे जाके दोस्तों को बताना है, तब जाके मेंटली वो होगा कि यार ठीक है आज ये हुआ, फिर वहां पे जाके जब अपना भड़ास निकाल लेंगे ना तो अच्छा लगेगा। तो दोस्त बहुत इंपॉर्टेंट है स्कूल टाइम से ही। वो जो मस्ती की है, मतलब ऐसा लगता है अगर वो चीजें नहीं की होती लाइफ में ना तो लगता है कि कुछ खालीपन है। तो जो इतना टाइम लगा ना, तो अब ऑल इज वर्थ द वेट वाला चीज है। क्यों? क्योंकि वो दोस्त थे पूरी जर्नी में। तो दोस्त बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे हिसाब से। तो जैसे अभी आप जो प्रिपरेशन कर रहे होते हो तो बहुत छोटी छोटी चीजें होती हैं जो जैसे दोस्ती में फॉर एग्जांपल मतलब आप बहुत डाउन फील कर रहे हो और किसी ने बस इतनी सी लाइन बोल दी कि नहीं यार मैं जानता हूँ तुझे बहुत पहले से और मुझे पूरा विश्वास है कि तुम निकाल लोगे। 21 में मेंस दिया था, तो जब टाइफाइड वगैरह सब कुछ हो गया, टाइम नहीं बचा था, आई थिंक 30-40 दिन थे। तो एक फ्रेंड से बात हुई, मैंने कहा यार बहुत अब तो गिव अप है बिल्कुल। तो उसने बोला था कि 4 साल की मेहनत है और ये 40 दिन है ऐसे करके, और मैंने देखा है तुमको स्कूल टाइम में मेहनत करते हुए, तो हो जाएगा। तो कुछ पता हो कि नहीं भी हो ना, बट एक जो मोटिवेशन पॉजिटिविटी मिलती है ना वो उधर से मिलती है। फिर 5th अटेम्प्ट के टाइम ऐसे दोस्त मिले जो मतलब उन्होंने ऐसा पुश किया है ना कि आपके अंदर थोड़ा भी जो स्पार्क बचा होता है, वो चिंगारी बस देते हैं, आग का काम कर जाती है। वो वाला काम किया था दोस्तों ने। तो मेरी जर्नी में तो दोस्तों का बहुत बड़ा रोल रहा है। मतलब बोलते हैं फैमिली में कि दोस्त मत बनाओ, दोस्तों में टाइम वेस्ट होता है, ये होता है। मुझे लगता है नहीं, दोस्त जरूरी है, बहुत बड़ा हिस्सा होते हैं आपकी इस पूरी जर्नी में। अच्छा, जो फैमिली में आपके आई थिंक आप 2 भाई बहन हो और मम्मी पापा और एक्सटेंडेड फैमिली में और भी जो भी होंगे, फैमिली में जैसे आपका सबके साथ हमारी रिलेशन बहुत डिफरेंट होती है, तो आपकी मदर से स्टार्ट करते हैं। मदर के साथ कैसी रिलेशन है? मेरी मम्मी बहुत स्ट्रिक्ट टाइप की है, बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट। आई थिंक 12th क्लास तक पिटी हूँ मैं, लिटरली मार खाई है मैंने 12th क्लास तक। शायद मैं कॉलेज भी गोंडा होता तो मैं वहां पे भी पिट रही होती। तो मम्मी के साथ ऐसा वाला मेरा सीन है कि बहुत, लेकिन मम्मी का ये है, अब वो जैसे कॉलेज के टाइम आप दूर हो जाते हो ना, तो मम्मी के साथ आप बातें करने लगते हो, 1-1 घंटा 2-2 घंटा बात हो जाती है। मेरी मम्मी शायद उनको बात करना इतना नहीं आता फोन पे, वो नहीं कर पाती हैं, लेकिन वो मेरे साथ ही हैं जो 2 घंटा बात कर लेंगी। मेरा भाई भी यही कहता है कि ये लोग पहले तो ऐसे थे अब ऐसे हो गए हैं, चेंज हो गया है चीजें। तो मम्मी के साथ मेरे फ्रेंड्स इनफैक्ट और डरते हैं मुझसे ज्यादा, मेरे फ्रेंड्स डरते हैं मेरी मम्मी से घर आते हुए कि अभी आंटी बहुत सीरियस मूड में रहती है। अब मम्मी चेंज हो गई है, अब तो नॉर्मल ऐसे रहता है, पहले ये था। मम्मी के साथ तो मेरा ये वाला रिलेशन है। लेकिन जो मम्मी की स्ट्रिक्टनेस है उससे ऑब्वियसली काम आता है। हाँ, काम भी आता है। 12th क्लास में मेरे जो क्लास टीचर थे कॉमर्स में, तो उन्होंने पूरी क्लास के सामने 2 लोगों का नाम लिया था कि
पूरे पेरेंट टीचर मीटिंग में ना ये दो हैं जो अपनी मम्मी को ला सकते हैं, बाकी सब पापा को लेके आएंगे क्योंकि बाकी सबके पापा स्ट्रिक्ट थे, मेरे केस में मम्मी स्ट्रिक्ट थी बस। बाकी आपके फादर के साथ कैसी रिलेशन? बहुत अच्छी बॉन्ड है मेरे पापा के साथ, बहुत अच्छी बॉन्ड है। एज अ फ्रेंड है वो मेरे लिए, प्रॉपर मतलब मोटिवेशन देते रहते हैं। और मतलब उनके साथ हमें पापा को कोई कुछ बोल देना तो एक होता है कि अभी लड़ लूंगी वाला, वैसा चलता है पापा के साथ, ऐसा वाला बॉन्ड है मेरा। तो अभी तक है वो बॉन्ड, टचवुड ऐसे ही। मतलब वो अगर उनसे किसी ने कुछ बोला लेट्स से कि आपके बारे में, आपकी प्रिपरेशन है, और वो आके आपको बताते हैं? नहीं, वो नहीं बताते थे। अब बताते, जब हो गया ना सिलेक्शन तब बताते कि इन्होंने कहा था कि अभी रहने दो, मत दे, या फिर कुछ और चीजें अब बताते हैं। वो पहले अपने तक ही रखते थे, मेरे तक नहीं आने देते थे चीजें। शायद आपकी सक्सेस से आपसे ज्यादा खुश अगर कोई होता है तो माँ बाप ही होते हैं। तो वो चीज थी कि ये पता था कि जब अटेम्प्ट्स नहीं हो रहे ना, तो एक जगह है जहाँ पे जाके बोलना है, भले ही दुनिया कुछ बोले, एक जगह जहाँ से आपको मिल गया अगर सपोर्ट, तो सब कुछ हो जाएगा स्मूथली। तो ये वाला था, जब भी कुछ कोई बोलता है ना, पापा को बताएं, पापा कहते क्यों सुन रही हो, एक कान से सुन के बस दूसरे कान से निकाल दो, वो चीजें होती थी। तो वहां से वो जो सपोर्ट मिला है ना, वही है जिससे मतलब शायद एग्जाम निकालने में हेल्प की। तो वो है, माँ बाप का ही सपोर्ट चाहिए आपको एंड में, बाकी तो दुनिया जो बोले चलेगा। भाई के साथ कैसी रिलेशन है? भाई मेरा, क्योंकि 9 साल का डिफरेंस है, तो मैंने तो मतलब मैं तो बहुत ज्यादा उसको वो है केयर करती थी। तो अभी जब मैं यहाँ आ गई 7 साल से, तो जब मैं घर जाती हूँ ना, तो यही कहता है कि मुझे लगता ही नहीं मेरा कोई भाई बहन एग्जिस्ट करता है। जब मैं पहुंचती हूँ ना वहाँ, तब वो कहेगा, मुझे अब रियलाइज होता है अच्छा कोई और है मेरे घर में और फैमिली में। उसको लगता है हम 3 ही हैं। तो फिर अभी क्योंकि वो भी अपना, उसका भी एग्जाम्स वगैरह, बोर्ड्स और आगे की तैयारी में लगा है, तो इतना बात नहीं होता, लेकिन अच्छे रिलेशंस है उससे। अब जाके उसको थोड़ा समझ में आता है। अब जैसे वो भी एग्जाम दे रहा है दोबारा, कहते हैं कि अब मुझे समझ में आता है दोबारा पढ़ना कैसा लगेगा, और ये सारी चीजें अब चीजों को समझ पा रहा है वो। पेरेंट मोड या एक बड़ा, जो बड़े भाई बहन होते हैं वाला मोड ऑन होता है, उसको कभी कुछ बता रहे होते हो? डेफिनेटली होता है ऑन की, हाँ ठीक है इसको क्या पता होगा लेकिन क्या है ना, वो आइडियल स्टूडेंट टाइप है। वो थोड़ा जैसे मैं हूँ कि मैं मस्ती करते हुए और ऐसे पढ़ाई की है, वो है पढ़ने वाला ही बच्चा है थोड़ा। तो उसके केस में ये हो जाता है कि वो कुछ बोलता है ना, तो मेरे को थोड़ा सुनना पड़ जाता है, क्योंकि आपका प्रोसेस इतना लंबा, फिर आप उसको देख रहे हो ना हमेशा मेहनत करते हुए, फिर लगता है कहीं आप तो कुछ गड़बड़ नहीं कर रहे हो लाइफ में। तो मैं शांत थी, बट अब ऐसा, अब ऑपोजिट हो गया। अब रिजल्ट के बाद से चीजें और बदल गई हैं, तो होता है कि हाँ अभी तो इसको बहुत कुछ सीखना है लाइफ में। अब वो मेरी चीजें समझ पा रहा है, जो मैंने फेस किया है ना, जब वो आया है ना इस प्रोसेस में थोड़ा बहुत, तो उसको समझ में आता है कि हाँ मेहनत करने पे क्या होता है और ये चीजें तो बिल्कुल। अच्छा, अभी आपको एक कोई मैसेज देना हो, जो भी एस्पिरेंट है, या इन जनरल कोई मैसेज शेयर करना हो? इन जनरल मैसेज यही होगा कि मतलब मैंने अपनी जर्नी में ना बीच में ऐसा फेज आया, शायद मैंने भगवान पे विश्वास करना भी छोड़ दिया था। मुझे हुआ कि भगवान नहीं होते, कुछ अच्छा नहीं होता। फिर भगवान पे शायद विश्वास नहीं छोड़ना चाहिए, भगवान होते हैं, और फिर एंड में चीजें आपके पक्ष में आती हैं। अगर आप सच्चे हो ना, तो आपका साथ भगवान देगा एंड में। तो ऑल इज वर्थ द वेट होता है, बस उस टाइम का वेट करना होता है। मतलब जब आपका लोवेस्ट फेज आए ना, गिव अप नहीं करना है, यही मैसेज होगा मेरा तो। बिल्कुल। और बाकी आपको पूरे पॉडकास्ट कैसा लगा, बात करें? मुझे तो बहुत मजा आया यहाँ पॉडकास्ट करके, सच में बहुत मजा आया। और अगर आपको ज्वाइन करना चाहते हो और आगे ऐसे अच्छे पॉडकास्ट देखना चाहते हो, तो प्लीज ग्राउंड फ्लोर को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।